बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। खुश रहिए जी, आबाद रहिए अपने प्यारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, खूबसूरत से प्यारे से उन रिश्तों के साथ कि जिनके साथ आप बेतहाशा खुश रहना चाहते हैं। मैं हूं आपकी होस्ट नुदरत मुगल और एक बार फिर से एक और नई सुबह के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। क्या हाल चाल है, क्या हाल हवाल है, बताइएगा ज़रूर। प्रोग्राम में कैसा गुजरा जी वीकेंड? मौसम ने बहुत अच्छी सी चेंजिंग ले ली है और अब कराची का मौसम बड़ा खुशगवार हो गया है, बड़ा अच्छा सा हो गया है। लोगों को अब इस बात की थोड़ी बहुत नोहा होने लग गई है कि हाँ जी, हो सकता है कि हम कराची में अच्छी सर्दियां देखें। लेट्स होप फॉर दी बेस्ट, क्योंकि हर मौसम अपनी मिसाल आप होता है। हर मौसम में अल्लाह पाक ने कोई ना कोई अफादियत रखी होती है, अल्लाह पाक ने कोई ना कोई बेहतरी रखी होती है। तो मैं समझती हूँ कि हर मौसम को हमें इंजॉय करना चाहिए। गर्मियाँ हैं तो उसको इंजॉय करना चाहिए, सर्दियाँ हैं तो उसको इंजॉय करना चाहिए, ख़ज़ा का मौसम हो उसको भी इंजॉय करना चाहिए, बहार का मौसम हो तो उसको भी इंजॉय करना चाहिए। हर मौसम, हर चीज़ अपने आप में अपनी मिसाल आप हैं, अपनी खूबसूरती रखते हैं। उनमें कोई ना कोई ऐसी चीज़ें अल्लाह पाक हमारे लिए नेमत बना के बेचता है जो कि हमारे लिए बड़ी फ़ायदेमंद होती हैं। तो ये मैं समझती हूँ कि हर चीज़ में कोई ना कोई मसलियत, कोई ना कोई अफादियत, कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर होती है जो कि ज़िंदगी गुजारने के लिए बड़ी आसान होती है। तो अल्लाह पाक ने हर चीज़ में कोई ना कोई हिकमत रखी है, बस समझने की बात है। यानी कि आपके दिमाग के समझने की बात है कि आप उस चीज़ को कितना समझते हैं, कितना बेहतर तरीके से उसको अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हैं। स्टार्ट हो गया जी एक और वीक, और मेरा और आपका साथ इस वीक भी चलेगा टिल फ्राइडे। सुबह 10 से 12 लाइव होंगी मैं आपके साथ। डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करेंगे। आज भी बड़े मज़ेदार से टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं जो कि ब्रेक के बाद करेंगे। लेकिन अभी हम बात करते हैं, ज़रा कुछ अपनी बात कर लेते हैं। अपनी बात करनी है मुझे आप लोगों से, और ऐसी बातें करनी है जो कि मैं समझती हूँ कि बड़ी खूबसूरत हो। और आज स्टार्ट में आते ही मेरे पास ज़बरदस्त सी शायरी आपको सुनानी, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को एक खूबसूरत सी शायरी सुनाई थी तो यार आप लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया, तो मैंने कहा मैं एक और शायरी सुना दूँ। तो ये जो शायरी है इस वक्त मेरे पास, हमारे बहुत लेजेंडरी राइटर मोहसिन नकवी साहब, उनकी शायरी है। क्या लिखते थे वो, क्या उनके अल्फाजों का चुनाव था। तो जी मैं आपको सुनाती हूँ। मोहसिन नकवी साहब का एक ज़बरदस्त सी उनकी पूरी एक पोइट्री लिखी हुई है। समंदर सारे शराब होते तो सोचो कितने फसाद होते, समंदर सारे शराब होते तो सोचो कितने फसाद होते, गुनाह न होते सवाब होते तो सोचो कितने फसाद होते, गुनाह न होते सवाब होते तो सोचो कितने फसाद होते। किसी के दिल में क्या छुपा है ये तो बस खुदा जानता है, किसी के दिल में क्या छुपा है ये तो बस खुदा जानता है। दिल अगर बेनकाब होते तो सोचो कितने फसाद होते, दिल अगर बेनकाब होते तो सोचो कितने फसाद होते। थी खामोश फितरत हमारी जो बरसों निभा गए हैं, थी खामोश फितरत हमारी जो बरसों निभा गए हैं। हमारे मुंह में जवाब होते तो सोचो कितने फसाद होते, हमारे मुंह में जवाब होते तो सोचो कितने फसाद होते। और आखिरी शेर जो कि बहुत ऐसे बोलती हूँ, मैं समझती हूँ ठा करके लगने वाला, दिल पे बहुत सारे लोग हैं। हम अच्छे थे पर सदा उनकी नज़रों में बुरे रहे, हम अच्छे थे पर सदा उनकी नज़रों में बुरे रहे। हम जो सच में ख़राब होते तो सोचो कितने फसाद होते। आय हाय क्या कहने, मुझे यकीन है आप लोगों ने भी वहाँ बैठ के बोला होगा वाह वाह वाह, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब जब लिखते थे उनकी जो शायरी होती थी वो बड़ा दिल से लिखते थे। इस तरह से मैं आप लोगों ने अप्रिशिएट किया तो अब मैंने भी सोचा कि यार कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आप लोगों के साथ, कुछ ना कुछ पोइट्रीज़, कुछ ना कुछ ऐसी मोटिवेशनल बातें तो हम करते ही रहते हैं, आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर की जाए। मौसम अच्छा चल रहा है, लेकिन मैं समझती हूँ कि हालात थोड़े से मतलब ऐसी चीज़ों का शिकार है कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि अगले लम्हे क्या हो जाए। तो ये जो हालात हैं, जो वाक़यात हैं, जो मामलात हैं, इनमें बड़ा डिप्रेशन हो जाता है इंसान को। बड़ा ज़्यादा इंसान ऐसी चीज़ों की तरफ आ जाता है कि सोचता है कि यार आने वाला फ्यूचर क्या है, मैंने जी ली अपनी ज़िंदगी, या मैंने अपने आप को इन तमाम चीज़ों में बांध के रख लिया, मेरे आगे आने वाले बच्चे, मेरे घर के जो मेहमान लोग हैं वो क्या करेंगे, वो आगे किस तरह से अपने करियर्स को कंटिन्यू करेंगे, वो आगे किस तरह से अपनी चीज़ों को परस्यू करेंगे। ये मुल्क के हालात हों, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ना हो, या आपकी हेल्थ इश्यूज़ हों, ये सब चीज़ें एक साथ बड़ा मैटर करती हैं। अच्छा हम देखते हैं पाकिस्तान में अभी अगर हम बात की जाए लाहौर इस्लामाबाद की तरफ, तो स्मोक इस वक्त बहुत ज़्यादा हो गई है। तो कोशिश करें कि जितने भी लोग मुझे पाकिस्तान के उन शहरों से देख रहे हैं जहाँ पर स्मोक बहुत ज़्यादा हो गई है, तो अपने बच्चों का, अपना स्पेशली अपने बूढ़े जो लोग हैं उनका, और जो छोटे बच्चे हैं, जो नौज़ायदा बच्चे हैं उनका भी,
और जो ऐसे बच्चे हैं जो मतलब सही है स्कूल गोइंग है, उनका भी बहुत ख्याल रखें। अच्छा, स्मोक की वजह से एक अच्छा इकदाम भी किया गया कि स्कूल में छुट्टियाँ भी दे दी गई हैं, लेकिन उसको फिर मैं समझती हूँ आप उसको इस तरह से ओवरकम करें कि आप बच्चों को ऑनलाइन जो है वो पढ़ाएं। अच्छा, बहुत सारे स्कूल जैसे कर भी रहे हैं, अगर उन्होंने स्मोक की वजह से ऑफ दे दी है तो फिर वो पढ़ा भी रहे हैं, वो फिर जो है वो ऑनलाइन उनको वर्किंग भी करवा रहे हैं, ऑनलाइन होमवर्क भी करवा रहे हैं, अच्छी बात है। हमें अपने माशरे का, अपने बच्चों का, अपने आसपास के लोगों का ख्याल खुद करना है। हमें ज़िंदगी खुद आसान बनानी है। किसी और से अगर हम कहते हैं आसान बनाने के लिए, तो कोई भी आके आसान नहीं बनाएगा भाई। खुद अपनी ज़िंदगी को आसानियों की तरफ लेकर जाना है और हालात को ज़रा मद्देनज़र रखें। सेविंग्स करें, मैं कहती हूँ लोगों को सेविंग करें। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके सामने अगर आप ये भी कहो ना कि यार नहीं, अगर 10 रुपये की 20 रुपये की भी हमने बचत कर ली तो बड़ी बात है, तो वो आप पे हंसना शुरू होते हैं, बोलते हैं अबे यार ये तो कंजूस है। ये वर्ड आता है लोगों के मुंह में, लेकिन आप नहीं जानते कि मुल्क के हालात, हमारी पूरी इकॉनमी के हालात किस तरह बिखरे हुए हैं, किस तरफ जा रहे हैं और कितना ख़राब होने वाले हैं। अल्लाह ना करे ख़राब हों, लेकिन जो सिचुएशंस दिख रही हैं, जो चीज़ें दिख रही हैं, बड़ा बुरा हाल होने वाला है। तो कोशिश करें अपनी सेविंग्स करें, अपने घर वालों के लिए सेव करें, अपने बच्चों के लिए सेव करें, अपने आगे आने वाले वक्त के लिए सेव करें। क्योंकि अगर आज आपने जितना कुछ आपके पास है वो सब कुछ लुटा दिया कि जी 4 दिन की ज़िंदगी है, कल किसने देखा है, तो भाई अल्लाह ने क्या पता आपकी ज़िंदगी में कल देखना लिखा है। तो जब आप कल देखेंगे ना तो आप सोचेंगे यार काश मैं उस वक्त सेव कर लेता, या काश मैं उस वक्त सेव कर लेती। आजकल तो माशाल्लाह से मैं देखती हूँ वर्किंग वुमेंस भी हैं, तो वो भी बड़ी सेविंग्स कर रही होती हैं, उनकी भी जो है वो अर्निंग आ रही होती है। तो उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि इधर आपके पैसे आए, इधर आपकी सैलरी आई, या इधर आपका जो है वो कोई आपने इनकम ली और आप फ़ौरन पहुँच गए जी मार्केट और आपने ढेरों ब्रांड्स के सूट उठा लिए, आपने ज्वेलरी खरीद ली, आपने मेकअप खरीद लिया कि जी मेरी सैलरी आ गई, अब तो मैं खाऊँगी पीऊँगी ऐश करूँगी। भाई कल जब आगे आने वाले वक्तों में आपको ज़रूरत पड़ेगी तो उनका क्या होगा, उस वक्त क्या होगा? उस वक्त आप ज़रूर एक थोड़ा सा आपको निगलेक्ट आप होंगी, आपको रिग्रेट भी होगा कि यार ये पैसे अगर काश मैं अपने पास जमा कर लेती। लेट सपोज आपके पास 25-30 हज़ार रुपये है ना यार, आपने शॉपिंग करनी है, ठीक है आप अपना दिल नहीं मारो, आपने शॉपिंग करनी है, आपने मेकअप खरीदना है, आपने खाना खाना है, 10 हज़ार रुपये में कर लो, बाकी 20 सेव कर लो। सही है, आप कुछ पैसे सेव कर लो, कुछ पैसे आप जो है वो आप अपने खर्च कर दो, क्योंकि कतरे कतरे से समंदर बनता है। तो जितना थोड़ा थोड़ा भी आप अगर जमा करना शुरू करोगे तो यकीनन जब आपको अल्लाह ना करे किसी वक्त पे ज़रूरत पड़ेगी तो वो समंदर आपके काम ज़रूर आएगा। ये बहुत ज़रूरी है सेविंग्स करना, हाथ रोक के चलना, अपने आप को थोड़ा देखना कि कौन कौन से फजूल खर्चियाँ हैं जो कि हम ज़िंदगी में कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। अच्छा, किसी की हेल्प करना बिल्कुल बुरी बात नहीं है, हेल्प ज़रूर कीजिए, बट आप ये भी देखिए हम वो कहते हैं ना कि इंसान को अपनी चादर देख के पाँव फैलाने चाहिए। हम एक तो इसका ये मतलब भी लेते हैं कि जितना आप अर्न कर रहे हो, जितना आपके पास कैपेसिटी है, जितना आपकी इस्तिताअत है, उस हिसाब से आप काम करें, उस हिसाब से आप खर्च करें। लेकिन इसका एक मतलब ये भी है कि अगर आपकी इस्तिताअत जितनी है आप उसी हिसाब, क्यों हम जब ज़कात देते हैं तो एक पूरा एक प्रोसीजर होता है उसका ज़कात देने का, आप पे एक चीज़ लागू की जाती है कि अगर इतने मेंबर्स कमा रहे हैं तो इतना होगा, ये हिस्सा होगा, अगर सोना इतना है तो इतना हिस्सा होगा। तो ये क्यों है? क्योंकि ये एक अल्लाह पाक ने कंपैटिबिलिटी बनाई हुई है ना कि आप जितना अफोर्ड कर सकते हैं आप उतना निकालें, राह अल्लाह में खर्च करें। ये आजकल का हमारा ड्रॉबैक हो गया है, हम नहीं करते। हम अपने जो सेविंग कर रहे हैं ना उसमें से अगर हम थोड़ा बहुत हम लोगों को देने पर राज़ी हो जाते हैं, हम बिला वजह की फजूल खर्चियाँ करने में राज़ी हो जाते हैं, लेकिन हम राह अल्लाह में खर्च ही नहीं करते। वो अल्लाह पाक जो आपको ये माल और दौलत अता कर रहा है उसको आप उनकी राह में क्यों नहीं खर्च कर रहे? ये आपका ज़मीर क्यों नहीं आपको झंझोड़ रहा कि यार अल्लाह पाक की राह में खर्च करें? और मैं कहती हूँ कि सबसे बेहतरीन काम है कि सुबह जब घर से निकलें सदका दे दिया करें अपना, ये बहुत ज़रूरी है। आसपास ना आपके, मैं समझती हूँ जो ऊपर वाली चीलें हैं उसके अलावा आपके आसपास बहुत सी चीलें मंडरा रही हैं जो कि आपको दबोचने में लगी हुई हैं, जो कि आपको मतलब बिल्कुल ऐसा लगी हुई कि बस ख़त्म कर दें। उन लोगों से बचने के लिए, उन चीलों से बचने के लिए, उन चील नुमा लोगों से बचने के लिए सदका खैरात किया करें, बहुत ज़रूरी है। सीधे हाथ से दिया करें, हमेशा किसी भी फ़कीर को अगर दिया करें, सदका दिया करें, गोश्त का सदका दिया करें तो सीधे हाथ से दिया करें, ये बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी में इन चीज़ों को अमल दखल रखें, ज़िंदगी में इन चीज़ों को शामिल रखें तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी और आसानी की तरफ चली जाएगी। जब इतनी सारी चीज़ें हों, जब इतनी सारी मुश्किलात हों, इन मुश्किलात में अगर आपको एक अच्छी से खुशी की खबर मिले कि जी एक बड़ा ज़बरदस्त सा इवेंट होने जा रहा है जहाँ पे बहुत ज़बरदस्त सा कल्चर प्रमोट किया जाएगा, वहाँ पे डिफरेंट चीज़ें होंगी, बहुत सारे फूड स्टॉल, इसके अलावा बहुत सारा म्यूज़िकल कॉन्सर्ट जिसमें बहुत सारे लोग परफॉर्म करने वाले हैं। ना सिर्फ ये दोनों चीज़ें बल्कि बच्चों के बड़ों की सबकी एक्टिविटी के लिए ढेर चीज़ें वहाँ होंगी।
तो कैसा लगेगा? एकदम से ऐसा लगेगा ना कि वीराने में बाहर आ गई। तो बस वही बाहर लाने वाले हैं हम ब्रेक के बाद अपने शो में। आज बात होगी द बिगेस्ट इवेंट ऑफ के टाउन, यानी कि कराची में होने जा रहा है एक बहुत ज़बरदस्त सा इवेंट, जिस पे आज हम बात करने वाले हैं कि कराची वालों के लिए कितना ज़रूरी है, कितनी कस्मा पुर्सी के हालात में, इतनी फाइनेंशियली मेंटली स्टेबिलिटी के हालात में कितना ज़बरदस्त सा ग्रैंड इवेंट होने जा रहा है। उस पर बात करेंगे जब हमारे मेहमान हमारे साथ होंगे। ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे गेस्ट ज्वाइन करेंगे और आपको हम बताएंगे एक ज़बरदस्त से इवेंट की डिटेल्स। आपने कहीं भी नहीं जाना। विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह में। जैसे कि ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि आज का शो होने वाला है बहुत ही ज़बरदस्त सा, बहुत ही मज़ेदार सा, बहुत ही स्पेशल सा, क्योंकि जब इतने मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही होती हैं जो आपको डिप्रेस कर रही होती हैं, जो आपकी मेंटल हेल्थ को थोड़ा सा मुतासर कर रही होती हैं, सोच सोच के आपके हाय हमारा फ्यूचर क्या होगा, हम कैसे पैसे कमाएंगे, हम कैसे ये रखेंगे। तो इतने सारी चीज़ों में एक हैपनिंग चीज़ जब हो रही होती है ना कि द बिगेस्ट इवेंट ऑफ के टाउन, मैंने आपको बताया अभी इंट्रो में भी कि एक ज़बरदस्त इवेंट जिसमें बहुत सारी चीज़ें एक ही रूफ के नीचे आप तमाम लोगों को मिलने वाली हैं, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं वहाँ पे। तो जब इस इवेंट की बात होगी ना तो यकीनन आप लोगों के चेहरों पे यकीनन मुस्कुराहटें बिखर जाएंगी। प्रोग्राम का हिस्सा आप लोग भी बन सकते हैं, लाइव कॉल्स के जरिए हमें ज़रूर कॉल कीजिए और आज के टॉपिक के हवाले से, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं उसके हवाले से हमसे बात भी कीजिए। और वैसे भी आपकी प्रोग्राम में शमूलियत इख्तियार करना बहुत ज़रूरी है। जो हमारे रेगुलर कॉलर्स हैं उनसे भी मैं कहूँगी कि ज़रूर आज कॉल्स करें, बात करें, क्योंकि हमारे पास बहुत खूबसूरत पर्सनैलिटीज़ मौजूद हैं जो कि अपने काम में भी और अपने नाम में भी अपनी मिसाल आप हैं। और इस इतने बड़े इवेंट को कंडक्ट करना, इसमें कितने सारे हर्डल्स आते हैं, उनको किस तरह से मैनेज किया जाता है। 3 दिन का ये ग्रैंड इवेंट होने जा रहा है। इवेंट की पूरी डिटेल्स, तमाम चीज़ें मैं चाहूँगी कि आप उन्हीं लोगों के मुंह से सुने। ऑन माई लेफ्ट हैंड साइड मैं जिनका इंट्रोडक्शन करवाने वाली हूँ, आज मेरी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि मैं उनका जो है वो इंटरव्यू बेसिकली समझने ले रही हूँ। मैं ना इवेंट से हट के भी बहुत सारी बातें लाइव में उनसे करने वाली हूँ, ये उनको पता नहीं है अभी। ओके, सो आज जो मेरे साथ गेस्ट मौजूद है, मैं समझती हूँ बहुत कुछ सीखा है मैंने उनसे। हम सेम जगह पे काम करते रहे हैं, उनके अंडर भी मैंने काम किया है, लेकिन मैं समझती हूँ कभी भी वो हमारा एक सीनियर जूनियर वाला नहीं मसला रहा। उन्होंने हमेशा एक अच्छी बहन, एक अच्छी दोस्त की तरह मुझे समझाया है। अगर कोई भी चीज़ गलत हो रही होती है तो वो उस तरह से गाइड करती हैं कि इंसान को समझ में आ जाए, इंसान समझ जाए। और आज यहाँ मौजूद हैं नई सुबह के सेट पे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम फीलिंग वेरी ऑनर्ड कि वो यहाँ आज मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद हैं फोकल पर्सन ऑफ सिंध कल्चर फूड फैमिली फेस्टिवल मरियम कौसर। अस्सलाम वालेकुम नुजरत, कैसी हैं आप? खैरियत से? मैंने बहुत कुछ सोचा था कि मैं आपको शुक्रिया कहूँगी, लेकिन आपने इतनी अच्छी मेरे बारे में बातें कर दी, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा। ये आप खुद बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह, खुद बड़ी प्यारी हैं, इसलिए आप दूसरों को प्यारा समझती है। बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए, बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। और थैंक यू वीनस टीवी कि आपने हमें आज इनवाइट किया है। सिंध कल्चर डे एंड फूड फैमिली फेस्टिवल, पूरा कराची उसका इंतजार कर रहा होता है। सिंध से लोग शामिल होने आते हैं, तो इंशाल्लाह अभी इस पे हम मजीद बात करेंगे। इंशाल्लाह इस पे मजीद बात करेंगे, लेकिन साथ साथ मिस मरियम के साथ साथ, मैं उनको हमेशा मिस मरियम ही बोलती हूँ तो मैं अभी भी ऐसा ही बोलूँगी। इनके साथ साथ ऑन माई राइट हैंड साइड कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं। मैं समझती हूँ कि जिस सूबे में हम रह रहे हैं, सूबा सिंध में, इसका कल्चर, इसकी सकाफत, इसकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अभी भी बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस उनके बारे में नहीं है। और ये इवेंट बेसिकली इसी वजह से किया जाता है कि इसमें ना सिर्फ आपके लिए एंटरटेनमेंट होती है, बल्कि आपको अपनी सकाफत से करीब रखा जाता है, आपको अपनी सकाफत से जोड़ के रखा जाता है। तो मैं अगर ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि ये तमाम लोग जो इस वक्त नई सुबह के स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, ये तमाम लोग अपनी मिसाल आप हैं। ये वो लोग हैं जो कि मैं हमेशा शो में बात करती हूँ ना कि यार वो लोग जो ग्राउंड रियलिटी पे आके काम कर रहे होते हैं उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, हमेशा उनकी बात होनी चाहिए। बातें बहुत से लोग कर लेते हैं, यार हम वो इवेंट कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, लेकिन एक पावर पैक इवेंट, और सिर्फ एक साल नहीं, हर साल उस इवेंट को उसी जोशो जज्बे से करना, मैं समझती हूँ ये बहुत बड़ी बात है। इस वक्त मेरे साथ और माय राइट हैंड साइड मौजूद हैं CEO EMA एंटरप्राइज इवेंट्स अजहर ज़िया साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू नई सुबह सर, कैसे हैं आप? थैंक यू सो वेरी मच, बहुत ज़बरदस्त। आई एम गुड, आप कैसी हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। गुजरते शो के साथ मैं आपसे बहुत सारी बातें करने वाली हूँ रिगार्डिंग सकाफत, जो हमारी जिन
सिंधी सकाफत है। इसी के साथ साथ एक और पर्सनैलिटी मैं समझती हूँ जो मेरे मेंटोर्स वाली लिस्ट है ना, वो उसमें शामिल है और उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा है। हमेशा जब भी मिलते हैं बहुत अच्छे से मिलते हैं, बिल्कुल ऐसा लगता ही नहीं है कि हम किसी ऐसी पर्सनैलिटी से मिल रहे हैं जो कि यार इतना बड़ा काम कर रहे हैं। हमेशा गाइडलाइन उनकी, हमेशा सारी चीज़ें, और इस इवेंट को सजाने में भी उनका एक बड़ा हाथ है। ना सिर्फ इस इवेंट को सजाने में, बल्कि मैं समझती हूँ जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी, वो अपना कल्चर सेव करने की ऑर्गेनाइजेशन है। हमें बहुत खुशी होती है ऐसे लोगों को शामिल करते हुए शो में जो कि कल्चर पे बात कर रहे होते हैं, अपने पाकिस्तान को प्रमोट कर रहे होते हैं, क्योंकि जब तक आप खुद अपने प्रोडक्ट या अपने पाकिस्तान को प्रमोट नहीं करेंगे, बाहर से आके कोई भी नहीं करेगा। तो इस वक्त मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं चेयरमैन सिंध कल्चर सेव ऑर्गेनाइजेशन सलीम चांडियो साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। वेलकम टू नई सुबह। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप ठीक हैं? आप तीनों मेहमानों को मैं वेलकम कहती हूँ अपने शो में, Thank you, और thank आप you. तमाम लोग प्लीज जरूर लाइव कॉल्स कीजिएगा। कोई भी सवाल है रिगार्डिंग इवेंट आप कर सकते हैं। मिस मरियम, मैं चाहूंगी इवेंट के बारे में थोड़ा डिटेल से बताइए। सिंध कल्चर डे एंड फूड फैमिली फेस्टिवल पिछले 4 सालों से हो रहा है और ये चौथा साल होगा। पहला इसका जो इवेंट था वो 2021 में था। कोविड आया, बड़ी परेशानियां हुई, हम सब लोगों ने कहीं ना कहीं अपने प्यारों को खोया, बिल्कुल ऐसा। बहुत मसले रहे, लेकिन जिंदगी वो कहते हैं ना कि चलती रहनी चाहिए, कारवां चलता रहना चाहिए। तब एक फैसला लिया गया कि हम क्यों ना एक सकाफती दिन मनाएं। वैसे तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ऑफ दैट टाइम उन्होंने अनाउंस किया था कि फर्स्ट संडे ऑफ दिसंबर सिंध कल्चर डे हुआ करेगा। तो सिंध में ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, लेकिन कराची में ये कमी महसूस की गई कि हम सिर्फ मटेरियलिस्टिक की जानिब जा रहे हैं। हम अगर कोई फेस्टिवल भी होता है, कोई प्रोग्राम भी होता है तो बस धूम धड़क्का हो जाता है, लेकिन हम अपनी सकाफत के बारे में कोई बात नहीं करते। हम जहाँ से हैं, जैसे बहुत आपको लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि हम सिंध पे रहते हैं तो जबान चाहे कोई भी हो, लेकिन हम सिंधी धरती के हैं। उसी बात को मद्देनजर रखते हुए ये फेस्टिवल सजाया गया था पाकिस्तान मैरीटाइम म्यूजियम में, और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हम चौथा एडिशन कर रहे हैं जो कि नेशनल फूड्स प्रेजेंट कर रहा है। सिंध कल्चर डे एंड फैमिली फूड फेस्टिवल पावर्ड बाय नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, जो होगा 29, 30 नवंबर और 1 दिसंबर को। इस इवेंट की खास बात ये होती है कि सिर्फ कराची ही नहीं बल्कि सिंध से लोग ट्रैवल करके आते हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि कराची शहर जहाँ वही मैं फिर कहूँगी मटेरियलिस्टिक हो गए, हमें इवन अपने घर में आबाओ अजदाद कौन थे ये भी नहीं पता होता। अब आप अगर बच्चों से मिले ना तो वो आपको ये नहीं बता सकते कि उनका शजरा क्या है, ये चीज़ें वो आपको नहीं, बल्कि डिस्कशन में ही नहीं आती हैं। तो इस फेस्टिवल की बाबत से, इस फेस्टिवल की मुनासिबत से बाकायदा लोग हमें ये कमेंट्स देते हैं कि बच्चों ने सिंध के बारे में जाना, बच्चों को पता लगा हैंडीक्राफ्ट्स क्या हैं, बच्चों को पता लगा। मैं बच्चे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमारा आजकल ज़्यादा फोकस अपनी यंग जनरेशन के ऊपर है। अजरक कैसे बनती है, कहाँ बनती है, हमारी सिंध के कपड़े कैसे होते हैं, क्योंकि हमारी जो सकाफत है ना माशाल्लाह पाकिस्तान की सकाफत है कि सबसे पहले तो हम पाकिस्तानी हैं, चाहे हम किसी प्रोविंस के हों, चाहे हम किसी शहर के हों, लेकिन हम हैं एज अ नेशन पाकिस्तानी। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने न सिर्फ बहुत खूबसूरत सीजन्स, ना सिर्फ बहुत खूबसूरत लोकेशंस, बल्कि बहुत ही खूबसूरत सकाफतों से भी नवाजा है। तो हमारे जो बच्चे हैं, हमारे इवन बड़े, मतलब मैं अगर अपनी मदर की भी बात करूं, आप सामने अगर 3 सकाफतों के कपड़े रख देंगी ना, वो नहीं पहचान पाएंगी कि कैलाश का कौन सा है, बलोची कौन सा है और सिंधी कौन सा है। तो ऐसे फेस्टिवल से बड़े भी इस बात को सीखते हैं कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं। कराची शहर में हम अंदरूने सिंध से उन लोगों को लेकर आते हैं कि उनकी जो, आपको पता है ना, ख़वातीन वहाँ पे अजरक बनाती हैं, ख़वातीन वहाँ पे हाथों से डिफरेंट ऑर्नामेंट्स बनाती हैं, एक्सेसरीज बनाती हैं, तो उनको यहाँ लाया जाता है। और उनकी ट्रेड ना सिर्फ यूनिक नुदरत, असल जो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि उनकी ट्रेड को फ़रोग मिलता है। यहाँ से ऑर्डर्स प्लेस किए जाते हैं, जब वो लोग वहाँ से ट्रैवल करके यहाँ आते हैं, वहाँ जो चीज़ वो 300 रुपये की बना के बेच रहे हैं एक सप्लायर को, जो कि कराची लेकर आता है, उसको इस इवेंट में डायरेक्ट उसके 3000 रुपये मिल जाते हैं। तो आप देखिए उसके लिए कितनी बड़ी एक ट्रेड भी जनरेट हो गई। दूसरा ये कि इस इवेंट के अंदर हम धमाल रखते हैं, इस इवेंट के अंदर कव्वाली होती है, म्यूजिकल प्रोग्राम्स होते हैं, उसी के साथ साथ क्विज के थ्रू जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स आते हैं उनको इनामात दिए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि इस दफ़ा बड़ा एक्साइटेड है मेरे लिए भी, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, नेशनल फूड्स ने एक बड़ा ज़बरदस्त कुकिंग कॉम्पिटिशन वहाँ पे अरेंज किया है, यानी कि अब ये सिंध कल्चर फैमिली एंड फूड फेस्टिवल है, और उसमें बिरयानी बना के खिलाई जाएगी और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिससे पब्लिक जो है ना उसको आने का एक बड़ा अच्छा इंजॉयमेंट भी मिलेगा, फ़ायदा भी होगा, और साथ ही साथ ये है कि एक हमारी शान बढ़ेगी। 3 दिन का ये फेस्टिवल है। इस वीक जुम्मा, हफ्ता, इतवार को पाकिस्तान मैरीटाइम म्यूजियम में शाम 4 बजे से इसका आगाज़ हो जाता है, रात की 10 बजे तक चलता रहता है। और आपके जितने भी व्यूअर्स हैं, मैं चाहूँगी कि वो सारे के सारे हम नुदरत की जानिब से आपको इन्वाइट करते हैं कि आप सब आएँ। एंट्री फ्री होती है इस इवेंट की, सबसे बड़ी बात ये, क्योंकि हम कमर्शियल बेसिस पे नहीं करते। इसका मकसद कराची के लोगों को एक बहुत ही खूबसूरत एंटरटेनमेंट देना है,
एंट्री फ्री है, लेकिन जाहिर सी बात है पार्क है, पार्क के अंदर आने के लिए जो वो भी इसकी entry fees होती गवर्नमेंट की जानिब से फीस होती है वो पे करनी होती है। और आप यकीन जाने इतनी बड़ी तादाद में ख़वातीन और बच्चे इसमें शिरकत करते हैं ना कि हम समझते हैं कि ये हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात है, क्योंकि एक ऐसा ही सिक्योर इन्वायरमेंट होता है। पाकिस्तान मैरीटाइम म्यूजियम में उनकी अपनी सिक्योरिटी होती है और हम शुक्रगुजार हैं मज़ीद सिक्योरिटी इदारों के कि वो 7 में अपनी सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 3 सालों से ये सफ़र है, इस साल चौथा सिंध कल्चर डे एंड फूड फैमिली ये फेस्टिवल बहुत, मैं समझती हूँ बहुत अच्छी बात है हमारी ना सिर्फ कराची की बल्कि पाकिस्तान की आवाम के लिए भी कि इतना ज़बरदस्त सा ग्रैंड इवेंट आप तमाम लोगों के लिए होने जा रहा है। तो आप लोगों ने ज़रूर इस पर शिरकत करनी है और शिरकत करने के साथ साथ आपने जानना है अपने कल्चर को, उसका जो मकसद है ना उसको फुलफिल करना है। आना है सिर्फ एंजॉयमेंट ही नहीं करनी बल्कि कल्चर को जानना है। आज अगर हम अपने शो को इसी चीज़ को डेडिकेट करें तो ये गलत नहीं होगा कि आज हम थोड़ा सा कल्चर पे बात करेंगे अपने, कि बेसिकली हमारा सिंधी कल्चर जो है वो कहाँ से बिलोंग करता है, क्या उसकी बेसिक्स हैं, क्या उसके स्पेक्स हैं। क्योंकि मैं हमेशा से ये बात बोलती हूँ कि वीनस एंटरटेनमेंट ने ये जो बैरियर्स हैं ये बिल्कुल ही ख़त्म कर दिए हैं। आपने देखा है कि हमारे शो में हमारे सिंधी मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले आर्टिस्ट भी आए, उन लोगों ने भी यहाँ आके बात की, बैठे वो लोग एक्टर्स मॉडल्स। तो मैं समझती हूँ कि कहीं ना कहीं जहाँ कोई भी ये बैरियर्स है ना कि लैंग्वेज बैरियर्स हैं या आपके जो है वो नेशन बैरियर्स हैं, वो हम यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं और हम बात करें कि हम अपनी हर सकाफत पे जो है वो ज़रूर बात करें। एक छोटी सी ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो हमारे साथ अजहर साहब हैं, सलीम साहब हैं, इनसे भी बात करेंगे अपने कल्चर के हवाले से, अपने कल्चर को कैसे सेफ रखा जाता है इस हवाले से। तो ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, आपको दोबारा से ज्वाइन करेंगे। डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ। नई सुबह में बात चल रही है जी आज कराची के सबसे बड़े इवेंट की, जो कि होने जा रहा है नेक्स्ट वीक, और आप तमाम लोगों ने उसमें ज़रूर शिरकत करनी है। अच्छा, आने का एक और मौका मैं भी आप लोगों को दे देती हूँ, एक रीज़न दे देती हूँ आने का कि जी 1 दिसंबर को मैं भी परफॉर्म कर रही हूँ इस इवेंट में। तो आप लोगों को भी मौका मिले, मतलब जो मेरे जितने मेरे वाले फैंस हैं, चलो यार वो लोग अगर कहीं ये बहाना भी हम सबको तीसरे दिन का ही इंतजार रहेगा। अच्छा, एक चीज मैं भी ऐड कर दूं इसमें कि तीसरे दिन का जो होस्ट हूँ वो मैं हूँ। चीफ होस्ट हमारे तीसरे दिन के सलीम चांडियो साहब हैं, दूसरे दिन के अजहर ज़िया साहब हैं और पहले दिन के पाकिस्तान मैरीटाइम म्यूजियम के डीजी साहब चीफ होस्ट हैं। क्या बात है, ज़बरदस्त। तो बस यही है, मैंने कहा थोड़ा सा अगर कोई लोग सोच भी होंगे चले जाएंगे, ठीक है, अच्छा कौन सी डेट को जाया जाए, ये तो चलो पहले दूसरे दिन वो लोग आ जाएं जिन्होंने नहीं सुनना मुझे। हाँ, बहुत से लोग वो भी तो है ना जो कि जलते हैं भाई, जलते हैं। तो पहले तो लोग किसी भी तरह से आ जाएं। अजहर साहब, मैं ज़रूर आपसे बात करना चाहूँगी, मुझे बताइएगा थोड़ा सा हमारी जो सिंधी सकाफत है, जो बैकग्राउंड है सारा, वो बहुत वास्ट है, बहुत डीप कल्चर है ये, और मैं समझती हूँ सिंधी ज़बान या सिंधी कल्चर ये सब अपने आप में एक मिठास रखते हैं। सिंधी ज़बान तो बहुत ही मीठी है, और आई हैव लॉट ऑफ मेनी माई सिंधी सॉन्ग्स, मेरे बहुत सारे गाने हैं, और मैं जब अपनी सिंधी फ़ैन फॉलोइंग के आगे परफॉर्म करती हूँ तो मुझे बहुत एप्रिसिएशन भी मिलती है, बहुत ज़्यादा प्यार भी मिलता है। आप सिंध की सकाफ़त को किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे, वो सकाफ़त जो कि अभी तक लोगों को अवेयर ही नहीं है, पता ही नहीं है कि बेसिकली हमारे पास है क्या क्या? देखें, एक तो अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारा पाकिस्तान जो है वैसे ही बड़ा खूबसूरत है, और एक बड़ा रिच कल्चर हम लोग रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ऑल ओवर द वर्ल्ड एक हमारी अल्हम्दुलिल्लाह कल्चर को पहचाना भी जाता है। बिल्कुल ऐसा ही। सिंध जो है वो वैसे ही बड़ा खूबसूरत है, नो डाउट। और आपको पता है पहले क्या होता था, हिंद और सिंध होता था। हाँ जी, मैंने सुना भी है। ऐसे ही है ना, हिंद एंड सिंध होता था। तो सिंध अल्हम्दुलिल्लाह ज़ाहिर है वो उसका एक अपनी खूबसूरती है, अपनी उसकी एक ब्यूटी और बड़ा रिच कल्चर रखता है। इवन अगर आप अभी सिंध की बात करें तो जब आप मिट्टी, थरपारकर या उमरकोट जाते हैं तो आपको एक डिफरेंट कल्चर नज़र आता है। और जब आप शिकारपुर, कश्मीर, जैकमाबाद की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आता है, वहाँ पर आपको एक अलग फीलिंग होती है। इवन उनके ड्रेसिंग में, इवन उनके फूड में, उनके रहने सहने में आपको देखेंगे ना तो बड़ा आपको डिफरेंट लगेगा और यूनिक लगेगा, खूबसूरत भी लगेगा। इसी तरह अगर आप सिंध के बाकी रूरल एरियाज़ में भी जाते हैं
तो अल्हम्दुलिल्लाह सिंध जो है वो एक बहुत ग्रैंड कल्चर है और बड़ा खूबसूरत कल्चर है, और ये हर तरह से है। हाँ। और एक बात मैं आपको और बताऊं जो शायद हमारे कम दोस्तों को पता होगी कि हमारी जो सिंधी सोसाइटी है ना, नॉर्मली हम लोगों को ये देखते हैं कि एक तो सिंधी वो है ना जो पॉलिटिकल वडेरे और सरदार हैं, और एक वो हैं जो बेचारे गरीब हैं, गांव गोटों में काम करते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे ना, इन दोनों के अपने बड़े बड़े दिल हैं। कि आप कहीं भी जाएं ना, अगर किसी गरीब के घर पे भी जाएं, क्योंकि हम एज अ इवेंट प्लानर जाते रहते हैं, तो आपकी इतना खिदमत कर रहे होते हैं, बेचारे मेहमान नवाज होते हैं, वो आपको रिस्पेक्ट देते हैं, रिगार्ड करते हैं। और इसी तरह आप किसी भी बड़े पॉलिटिकल लीडर या सरदार के पास भी जाएं तो वो आपको सारी कमिटमेंट छोड़ के आपको ऑन करते हैं, वेलकम करते हैं। ये कल्चर आपको दुनिया में बहुत कम देखने को मिलता है। एक और कल्चर है जो हमारे लोगों को नहीं पता, वो ये है कि अभी मेरी क्योंकि इंटरनेशनल ट्रैवलिंग बहुत रहती है अल्हम्दुलिल्लाह, तो अभी मैं यूरोप में था। सही। तो वहाँ पर हमने ऐसे सिंधी स्टूडेंट देखे और ऐसी सिंधी फैमिलीज़ देखी जो वहाँ बड़ी बड़ी इंटरनेशनल जो है वो कंपनीज़ के अंदर लीडिंग पोजीशंस पे काम कर रहे हैं, और वहाँ पर पीएचडी कर रहे हैं। आज से 100 साल बाद की तालीम ले रहे हैं वहाँ पर। यहाँ से गए और ख़ुद अपनी मेहनत आपके तहत गए, वहाँ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अप्लाई किया, एडमिशन्स लिए, वहाँ पर मास्टर किया, वहाँ पर पीएचडी की, और फिर उसके बाद वहाँ पर जॉब कर रहे हैं और सर्व कर रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि उनकी तबीयत भी अभी तक भी वही है कि वो वैसे ही कपड़े पहनते हैं, वैसे ही कुकिंग करते हैं, और वैसी ही गैदरिंग होती है उनकी। यानी हर वीकेंड पे वहाँ पर जितनी भी वहाँ पर सिंधी स्टूडेंट्स रहते हैं बैचलर या फैमिली के साथ, तो वो इसी तरह से गैदर होते हैं, और इसी तरह से जैसे यहाँ हमारी सोसाइटी में होता है मिलना मिलाना, और उस तरह के कपड़े पहनना, और उसी तरह के खाने तैयार करना, और उसी तरह से अपने कल्चर को सेलिब्रेट करते हैं। और अच्छी बात यह है कि जो जैसे आपको बताया सिंध फैमिली फूड फेस्टिवल जो हो रहा है मैरी टाइम में, आपने देखा कि बिफोर कोविड एंड आफ्टर कोविड दुनिया की डायनामिक्स ही चेंज हो गई। तो कोविड के बाद जो एक मायूसी थी पूरी दुनिया में और कुछ ममालिक में, तो अभी तक भी ऐसा ही है, बिजनेस दोबारा स्टेबल नहीं हो पा वेरी ट्रू, बिल्कुल। और जैसे यूरोप ने जो है वो टूरिज्म के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया, और ज़ाहिर है उससे वो उनको सपोर्ट मिली, और दोबारा से जो है वो उनकी इकनॉमी और वो सारा बूस्ट हुआ। इसी तरह से पाकिस्तान में भी ऐसा था कि कोविड के बाद पता नहीं क्या होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि बेहतरीन दोबारा से हमारा सब कुछ स्टार्ट हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह हम सरवाइव कर गए और बेहतरीन तरीके से हो गया। और उस वक्त जब ये फेस्टिवल स्टार्ट हुआ था तो लोग बड़े एक्साइटेड थे कि कुछ तो हो, क्योंकि कराची इतना बड़ा शहर है और उसमें ज़ाहिर है आपके पास करने के लिए जो है वो बड़े लिमिटेड ऑप्शंस हैं। फैमिली के पास भी अगर आपके पास न्यू ईयर है या कोई ईद है या इस तरह से ओकेजन्स हैं तो आपके पास बड़े कम स्पेस हैं, आप सीवीओ चले जाते हैं, कायद-ए-आज़म के मज़ार पे चले जाते हैं या इधर उधर। तो उसके लिए ये इवेंट उन फैमिलीज़ के लिए वो ऐसा ज़बरदस्त था कि वहाँ पर वो पूरी फैमिलीज़ आती थी और आके वो फूड इंजॉय करती थी, और ज़बरदस्त किस्म के स्टॉल्स होते थे, सारे ब्रांड्स होते थे, और फिर म्यूज़िक की एंगेजमेंट होती थी, स्टेज की एक्टिविटी होती थी। तो वो जो कलर और वो जो आर्टिस्टों की परफॉर्मेंस और लोगों का इतना ज़बरदस्त रिस्पांस रहा, उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर और फिर माशाल्लाह से अब जो है वो 4th ऑडिशन हो रहा है। जैसे मरियम ने बताया कि ये इवेंट सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, सिंध में नहीं, ये इवेंट पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ हमारे पाकिस्तानी रहते हैं या सिंधी सोसाइटी रहता है वहाँ पर ये हिट है। वहाँ पर ये लोग जो है वो इसको लाइव थ्रू सोशल मीडिया देख रहे होते हैं, और जो डिफरेंट हमारे टीवी चैनल्स के प्रोग्राम्स होते हैं उसके ज़रिए देख रहे होते हैं, और उसमें पार्टिसिपेट भी कर रहे होते हैं, कमेंट्स भी कर रहे होते हैं, और अपने फैमिली और जो यहाँ पर उनके लोग होते हैं, फ्रेंड्स और दोस्त, उनको भेज भी रहे होते हैं कि आप जाएँ वहाँ पर और जाके उनको एंजॉय करें। तो बड़ा फैमिली इन्वायरमेंट होता है, सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट होता है, और बड़ा कलरफुल होता है, आपको मज़ा आता है, आपका जो है वो स्ट्रेस कम हो जाता है। और ये सिर्फ मैं आपको बताऊं कि कराची नहीं, पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं, जहाँ जहाँ हमारी सिंधी सोसाइटी रहती है वो आते हैं और इस इवेंट को सेलिब्रेट करते हैं और इन्जॉय करते हैं। और ये मैं समझता हूँ कि अब नेक्स्ट ईयर जब भी ये मरियम प्लान करें तो इसको और ग्रैंड करें। एज अ इवेंट प्लानर ज़ाहिर है हम देखते हैं कि ये बड़ा डिटेल उसके ऊपर वर्किंग कर रही होती हैं कि हर तरह की एंगेजमेंट उसके अंदर रखती हैं। जैसे मैंने आपको बताया, ड्रेसेस से लेके जो ख़वातीन रूरल एरियाज़ में काम करती हैं और वो छोटी छोटी चीज़ें बना के आती हैं, वो यहाँ लेके आती हैं, उनको डिस्प्ले करते हैं, उनको एक बड़ी मार्केट में जो है वो डिस्प्ले करने का मौका मिलता है। और इस तरह मैं समझता हूँ कि जो मिस कर गए हैं पिछले इवेंट्स वो इस दफ़ा आएँ और इस दफ़ा आके अपने डिस्प्ले करें, अपनी चीज़ें लेके आएँ, और इंशाल्लाह उनको फ़ायदा होगा। और ज़ाहिर है जो ऑर्गेनाइज़र
इस पूरे इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहा होता है और उसको भी बड़ी खुशी होती है कि जी अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल इवेंट भी और लोगों का successful फायदा event हो रहा है, भी। बिल्कुल। ज़बरदस्त। और मैं ये बात यहाँ पे ज़रूर ऐड ऑन करना चाहूँगी, जैसे कि अदर साहब ने कहा कि बहुत टाइम से, यानी कि ये 4th एडिशन है, तो मैं भी 4 साल से साथ ही हूँ, परफॉर्म कर रही हूँ। मुझे हर बार नई नई इनोवेशंस देखने को मिलती हैं और हर बार पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर क्राउड, बेहतर लोग जो कि सामने होते हैं मेरे और उनके बीच में परफॉर्म कर रही होती आप हूँ। तो क्योंकि इस इवेंट की फैमिली है ना, तो फैमिली तो हाँ, हमेशा बिल्कुल। साथ ही रहती है ऐसा और Thank you so इंशाल्लाह much। जो ये इवेंट जो है वो आप देखेंगे इंशाल्लाह और ग्रैंड और ग्रैंड और ग्रैंड होता जाएगा और फैमिली साथ रहेगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। सलीम साहब, जैसे कि अदर साहब से हमने बात की, हमने उनसे पूछा कि किस तरह से हमारा कल्चर क्या है बेसिकली, तो अब आप क्योंकि जाहिर है सेफ कल्चर ऑर्गेनाइजेशन जी, है, बिल्कुल। तो कल्चर को सेफ कैसे कर सकते हैं हम? देखें, अजहर साहब ने काफ़ी मतलब तफसील से सिंध के बारे में बता दिया, जो भी इसकी सकाफ़त है, जो भी तहजीब है। तो किसी भी अजीम कौम की जो पहचान है वो ज़ाहिर है उसकी सकाफ़त है। और सूबा सिंध को हमारे एक अल्लाह ताला की एहसान है कि सकाफ़त के काबिल फ़ख्र विरसे के हम अमीन हैं। तो इसकी हिफाजत के लिए जो भी मतलब है, जिस तरह के अदर साहब ने बताया कि जो इंटीरियर से ख़वातीन आती हैं, उनके जो ड्रेसेस वगैरह वो उनके यहाँ सेल होता है, वो होता है। लेकिन अब उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो रियल जो काम करते थे ना, मतलब जो अजरकें वगैरह बनाते थे, अब सारा काम मशीनों पर आ गया वो ज़्यादातर। तो अब वो ज़ाहिर है बेचारे जो असल कारीगर थे उसके, तो वो बिल्कुल मुफलिसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हैंडमेड बनाते थे, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मैं चाहूँगा कि हुकूमत इस पर तवज्जो दे, उन कारीगर्स जो वो उसके जो हैं उनको सपोर्ट करें। वो बिल्कुल मतलब मुफलिसी का शिकार हैं बेचारे। अब सारा काम मशीनों पे आ गया। उसकी जो असल जो चीज़ थी, जो कलर्स थे, वो सब चेंज होते जा रहे हैं ना। जो असल जो सकाफत का रंग था वो ख़त्म होता जा रहा है। किसी ने ब्लू कर दिया है, किसी ने मतलब उसका डिज़ाइन, इवन के वो टाइल लुक भी बाज उसमें आ रहा है। तो ये थोड़ा सा इस पर एक मसला था। दूसरा ये कि मतलब हमारे एक ज़ाहिर मोहब्बतों की सरज़मीन है, तो इसमें यह था कि जो मोहनजोदारो वगैरह की जो खुदाई हुई, उसमें भी आप देखेंगे कि बाकायदा जो है तहजीब और तमद्दुन का एक शाकार है। उसमें कोई ऐसी चीज़ वहाँ से बरामद नहीं हुई जैसे कोई बंदूक होती है या पिस्तौल को, मतलब एक मोहब्बतों की सारी इस तरह की चीज़ें उसमें वहाँ से जो नवादरात बरामद हुए, सब एक मोहब्बतों को वो पेश करते थे। तो इसी तरह है। और कल्चर फेस्टिवल का सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें मतलब ना सिर्फ हमारे सिंधी भाई तशरीफ़ लाते हैं, बल्कि तमाम मतलब बिला तफरीक रंग, नस्ल, मज़हब, ज़बान, कौमियत और सकाफत के सब लोग वहाँ पे आते हैं और इसको एंजॉय करते हैं। एक बड़ी सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, सलीम भाई की एक बड़ी अच्छी बात ये भी है कि ये लोकल आर्टिस्ट पे भी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। आप अगर सिंध कल्चर डे फैमिली फूड फेस्टिवल में भी देखें ना, तो हम आर्टिस्ट की बड़ी इज्जत करते हैं। कुछ लोग माशाल्लाह अपना बड़ा नाम बना गए, लेकिन आप जैसे आर्टिस्ट हैं माशाल्लाह जो हमारे साथ है, बहुत शुक्रिया आपका कि कुछ बड़े नाम हमारे साथ जुड़ते हैं। लेकिन इस इवेंट में हम कोशिश ये भी करते हैं कि हम लोकल आर्टिस्ट को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें। अब आप देखिए सिंध का सितार है, बड़ा खूबसूरत है, ढोल है, ये बजाने वाले होते हैं। तो हम इसमें इन लोगों को भी इनवाइट करते हैं कि इनको एक प्लेटफॉर्म मिले, लोग इनको देखें, इनके आर्ट को जाने। और सिंध की सकाफत है, बड़ी मोहब्बत है। अजरक की जब हम बात करते हैं तो वो चाहे खातून के लिए उसका दुपट्टा हो या मर्द को अगर इज्जत देनी हो, उसके सर पे टोपी पहनानी हो या उसको अजरक देनी हो, तो आप पूरे पाकिस्तान में, पूरे आप इंटरनेशनल भी चले जाएं तो अजरक ही पहनाई जाती है बड़े प्यार के साथ। तो इस सकाफत को उजागर करते हैं। और ख़ास सलीम भाई का सबसे अच्छा खासा यही है कि लोकल आर्टिस्ट बड़े अच्छे प्रोवाइड करते हैं। आप लोग जब सिंध कल्चर डे फैमिली फूड फेस्टिवल में आएंगे तो वहाँ आपको लोकल टैलेंट देखने को मिलेगा। वहाँ पे एक बच्चा परफॉर्म कर रहा है जो कि खैर वो तो तू झूम पे परफॉर्म कर रहा है, लेकिन उस बच्चे के अंदर जो गरमाइश है ना, वो मैं गरमाइश का लफ्ज़ इसलिए कह रही हूँ कि वो जो जुनून है, मैंने सिर्फ उसकी वीडियो देखी और शहरियार जो इवेंट ऑर्गेनाइजर है वो मुझे वीडियो दिखा रहे थे कि ये बच्चा आके परफॉर्म करेगा, इसको करे कि ना करे, इसको कोई इतना जानता नहीं है। इस बच्चे ने बस वैसे ही अपने गांव में एक जगह पे परफॉर्म किया, ब्लैक ड्रेस वो पहना हुआ है। तो पहले तो वो कहता है ना कि एक टीम एनालाइज करती है कि नहीं होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो उसने सिर्फ 1-2 जगह पे परफॉर्म किया, लेकिन उसका जुनून ऐसा था, हम मजबूर हो गए कि नहीं इसको बुलाना चाहिए। तो ऐसे ही ढोल बजाने वाले, सितार बजाने वाले, एक आवाज़ वहाँ पे सिंध में आपने देखा होगा, आप लोग तो जानते ही होंगे कि हमारा एक ट्रेडिशन है कि जो बंदा, जो आर्टिस्ट है या जो जिसका टैलेंट है, उसको एक बड़े तख्त पे बिठाया जाता है कि वो वहाँ बैठ के अपनी सिंगिंग करे और बड़े खूबसूरत से लोक गीत गाए जाते हैं, फोक सॉन्ग्स रखे जाते हैं, वो सारे इसके अंदर रखे गए। और साथ ही साथ डॉक्यूमेंट्री हमने सिंध के ऊपर, अभी मोइंजोदड़ो की आपने बात की, तो सबसे सिविलाइज्ड जो पुराने आसार कदीमा में निकाले गए ना, वो सबसे सिविलाइज्ड नेशन मोइंजोदड़ो की है। और हम मोइंजोदड़ो की वहाँ पे डॉक्यूमेंट्री भी प्रेजेंट करें। 3 दिन ना बड़े फॉर्मलाइज्ड होते हैं हमारे, कि हम उसके अंदर इंटरटेनमेंट भी रखते हैं,
डॉक्यूमेंट्रीज भी रख रहे होते हैं, पैनल डिस्कशन है मेंटल हेल्थ के ऊपर कि हमारे जो हारी किसान है वहाँ पे, हमारी जो ख़वातीन है जो घरों में काम करती हैं, घरों से चीज़ें बना रही हैं और सेल कर रही हैं, उनकी मेंटल हेल्थ पे कैसे काम किया जा सकता है। क्योंकि आपको पता है कि न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंटरनेशनल इदारों का भी बड़ा फोकस है हमारे रूरल एरियाज़ के ऊपर, बिकॉज पीपल वांट कि पाकिस्तान का जो टैलेंट है वो निकल के बाहर आए, लेकिन मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा इशू है। सरवत नसीम शाह है, वो इस पैनल डिस्कशन को लीड कर रही हैं और वो मेंटल हेल्थ पे बात करेंगी, स्पेसिफिकली रूरल एरियाज़ की मेंटल हेल्थ क्या है। क्योंकि देखिए हम जितनी भी बात है ना वो 4 दीवारी के अंदर करते हैं, या तो 5 स्टार होटल में प्रोग्राम हो जाएगा या हद से हद किसी ऑडिटोरियम में प्रोग्राम हो जाएगा। 100 लोग हैं और हम कराची के लोग कराची में ही आपस में बात करके उसको रैप करके हम भी ऐसे इवेंट्स करते हैं, ऐसा नहीं है, मैंने भी ऐसे बहुत सारे इवेंट्स किए। लेकिन उसी के साथ साथ मैं समझती हूँ कि हर ऑर्गेनाइजेशन जो कराची में, सिंध में या पाकिस्तान भर में काम कर रही है, हर बंदा कहीं ना कहीं अपना इनपुट दे रहा होता है ब्रॉडर वे के लिए। हर ऑर्गेनाइजेशन इस पे काम कर रही है और वैसे ही हम भी कर रहे हैं कि हम मेंटल हेल्थ पे भी बात करें, हम सोशल इश्यूज पे भी बात करें, हम डॉक्यूमेंट्रीज भी दें और बाकी जो लोग आते हैं तो उनके लिए गिफ्ट्स, जैसे मैंने आपको बताया, क्विजेज होते हैं और साथ ही इस दफ़ा हमने कुरानदाजी भी रखी है। तो जैसे लोग आते रहेंगे उनको एंटरटेनमेंट मिलती जाएगी। ज्वेलरी स्टॉल्स हैं, शॉपिंग स्टॉल्स हैं, कपड़ों के स्टॉल्स हैं, अजरक है, तो बड़ी मज़ेदार चीज़ें। सिंध की जो मछली है, एक तो पल्ला मछली आपको पता है सर्दियों में मिलती नहीं है, लेकिन सिंध की मछली की बड़ी सौगात है, तो वो सारी आपको वहाँ पे मिलेंगी। सिंधी बिरयानी आपको वहाँ पे और अगर हमारी जो ऑडियंस इस वक्त हमें देख रही है, आप लोग इवेंट के हवाले से, एक्टिविटीज के हवाले से, टाइमिंग्स के हवाले से कुछ भी पूछना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर ऑन है, कॉल कीजिए, लोग यहाँ मौजूद हैं, इनसे बात कीजिए और पूछिए, क्योंकि आपने ज़रूर लाजमी इस इवेंट को जितना हो सके अपनी फैमिलीज की, सबसे बड़ी बात है कि ये फैमिली इवेंट है ऐसे और फैमिलीज के साथ आके आप अंडर वन रूफ एक बहुत सारी चीज़ें इंजॉय कर सकते हैं। इवन तो मैं अगर आपको बताऊं, हम और किसी इवेंट में जाते हैं तो हमारा क्या काम होता है, गए डायरेक्ट बैक स्टेज बैठे और परफॉर्म किया और निकल आए। यहाँ ऐसा हो रहा था मैं खुद घूम रही होती क्योंकि चीज़ें इतनी सारी होती हैं ना कि आप खुद एक्सप्लोर कर रहे होते हैं डिफरेंट चीज़ों को। मुझे बहुत कुछ देखने को मिलता है, डिफरेंट ड्रेसेस। मैंने जैसे आपने बात की कि वो अजरक, मैंने दो अजरक मैंने परचेज़ भी किए हैं वहीं स्टॉल्स वगैरह से। और मैं समझती हूँ कि जब मैं हूँ एक आर्टिस्ट, मैं आती जाती भी हूँ, मुझे भी पता है, लेकिन उसके बावजूद जब मुझे अवेयरनेस मिल सकती है इस फेस्टिवल से, इस फेस्टिवल में आने वाले लोगों से, तो जो आम आवाम है उसको तो पता नहीं कितनी अवेयरनेस मिलेगी, पता नहीं कितना कुछ सीखने को मिलेगा। अच्छा मिस मरियम, जैसे हम कोई भी पॉजिटिव काम करने जाते हैं ना तो उसमें मुश्किलात आती हैं ये बात मैंने इसलिए बोली कि आप समझ सकती हैं, रिलेट कर सकती हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हर्डल्स तो आते होंगे, 4 साल से चीज़ चल रही है, बहुत कुछ होता होगा। मैं ये नहीं पूछ रही कि हर्डल्स क्या आते हैं, लेकिन उनको फेस कैसे किया जाता है? उनको फेस किया जाता है अजहर भाई जैसे प्यारे लोगों के साथ। अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह सिंध कल्चर डे फैमिली फूड फेस्टिवल को इस नेमत से नवाजा है कि हर साल, देखिए आपने हर्डल्स की बात की ना, हर्डल्स के बगैर तो कोई काम मुमकिन होता नहीं है, ठीक है। मेरा काम एग्जीक्यूशन वाली साइड पे होता है, तो इवेंट से पहले की जितनी अरेंजमेंट है मैं उसके अंदर इतना खास शामिल नहीं होती। शहरियार सारी चीज़ें देख रहे होते हैं और हर रोज़ कोई नई परेशानी सामने होती है और उसके साथ साथ फिर हर रोज़ एक बात होती है, अजहर भाई है ना, काम हो जाएगा ये चीज़ें। तो अल्लाह ताला ने ना इंसान को इंसान के लिए बड़ा खूबसूरत रिश्ता बनाया। ज़रूरी नहीं है वो आपका भाई हो, ज़रूरी नहीं है वो आपकी फैमिली हो, एक इंसान दूसरे इंसान के लिए ये नाम ही काफ़ी है कि वो इंसान है। तो अल्लाह ताला ने खूबसूरत इंसानों से नवाजा है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको सपोर्ट कर रही होती हैं। तो जितनी भी मुश्किलात हैं दुनिया का, नुदरत इस बात पे तो आप भी बिलीव करती होंगी, लास्ट ईयर एक सानिया भी हुआ था जब ये इवेंट होना था, लेकिन अल्लाह ताला ने सिलसिला, हम उस सानिया के बारे में बात भी करेंगे, लेकिन आपको और मुझे पता है वो क्या था। लेकिन अल्लाह ताला ने सिस्टम ऐसा बनाया कि ये दुनिया चलती ही रहती है। आज मैं हूँ, हो सकता है 5वें एडिशन में अल्लाह ना करे लेकिन मैं ना हूँ, लेकिन फिर भी कारवां तो चलेगा। तो जितनी भी मुश्किलात हैं इंसान को ये सोचना चाहिए, शहरियार भी हमेशा ये बात करते हैं कि जो ऑर्गेनाइजर है इवेंट के, कि आप कोई भी मुश्किल हो काम हो जाएगा, लेकिन उस वक्त उसको सिर्फ केटर कैसे करना है ये आपको आना चाहिए। राइट पीपल आपके अराउंड होने चाहिए। तो मेरा लोगों को भी ये मैसेज है कि जब भी आप कुछ करने जाएं तो सबसे पहले तो अपना हल्का अहबाब डिसाइड कर लें कि आपने काम किसके साथ करना है, क्योंकि अगर आपने स्टार्टिंग में ही गलत चॉइसेस कर ली तो आपका वो जो अंजाम है वो कहीं ना कहीं आपको फंसा सकता है। बाकी तो अल्लाह ताला की मदद है, जाहिर सी बात है, अल्लाह चाहे तो दरिया को कूजे में भी बंद कर सकते हैं। अल्लाह चाहे, कल वो बड़े खूबसूरत जो है वो एक कवाल थे, उन्होंने कहा कि चाहे तो कतरे में दरिया कर दे,
या दरिए को कतरे में कर दे। क्या बात तो वो बड़ी खूबसूरत बात थी। तो जहाँ भी मुश्किलात हो आपको ये देखना चाहिए कि आपकी सपोर्ट में कौन है। अल्लाह ताला ने आपके साथ किन फरिश्तों को रखा हुआ है कि जो आपके लिए काम कर दे। और मुश्किलात तो बहुत आती है नुजरत, क्योंकि 3 दिन का फेस्टिवल अरेंज करना, 1 दिन का इवेंट करना बड़ा मुश्किल हमारे पास भी आ गई है, जो कि ब्रेक है। ओह माय गॉड। तो एक छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक पे चलते, ब्रेक से जल्दी से वापस आते हैं। कहीं मत जाइएगा, हम यहीं मौजूद हैं, यही सारी बातें चल रही हैं, देखते रहिए नई सुबह। वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह में। और ब्रेक से फ़ौरन वापस आते हैं मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि मैं हमेशा आप लोगों से बात करती हूँ कि यार ये जो अच्छे अच्छे जोड़े मैं पहन रही होती हूँ किसके होते हैं, आप भी अपने वार्डरोब में ऐड कर सकते हैं। तो जी मेरी बहुत ही प्यारी बहन, और मैं समझती हूँ कि आज उनका नाम लेना ज़्यादा ज़रूरी है। डेली तो मैं लेती हूँ जब उनका नाम लेती हूँ, क्योंकि वो काम ही ट्रेडिशनल ड्रेसेस पे कर रही होती हैं। वो बहुत सारी सिंधी सकाफत को प्रमोट कर रही हैं और सिंधी फैमिली से बिलोंग करती हैं। एक ऐसी टिपिकल सिंधी फैमिली से बिलोंग करती हैं जो घर से बाहर काम करने की इजाज़त नहीं दे सकते, लेकिन वो घर के अंदर रहते हुए ये कपड़े कस्टमाइज़ करके हम तमाम लोगों को दे रही होती हैं। तो शिज़ा, ये आपके ब्रांड का ड्रेस है, ट्रेडिशनल हब बाय शिज़ा बलोच। ये बहुत ज़बरदस्त है। ड्रेसेस, बहुत सारे ड्रेसेस आपने उनके देखे शो में, मैंने वेयर किए हैं। तो अगर आपने भी अपने वार्डरोब में ऐसे, और वो जो मैंने पहले पहने हैं ट्रेडिशनल ड्रेसेस, और जो मैं अब आगे पहनने वाली हूँ वो आपने ऐड ऑन करने हैं, तो आप ज़रूर शिज़ा से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ट्रेडिशनल हब बाय शिज़ा बलोच के नाम से उनका ब्रांड है। अच्छा, और मैंने शिज़ा को एक और बात भी बोली, मैंने बोला भाई 1 दिसंबर मैं सिंध कल्चर में परफॉर्म करने वाली हूँ, मुझे ड्रेस चाहिए उसके। अच्छा, मैं अभी वाकई ये सोच रही थी, हम खवातीन का ये है ना, हम कहीं भी जाएं तो एक तो हमारी ज्वेलरी और दूसरा हमारे ड्रेसेस पे बड़ी नजर होती है कि ये कहाँ से। तो नुजरत ने खुद ही बता दिया, वंडरफुल ड्रेस। एंड मुझे था कि आप कहाँ से इतने प्यारे प्यारे ड्रेसेस ले रही हैं, तो नाउ आई गॉट द रीजन एंड आई आल्सो फॉलो। आई विल कांटेक्ट। चलिए, थैंक यू सो मच। और मैंने उनसे कहा है तो उन्होंने मुझे बहुत ज़बरदस्त सी कुछ थीम भी बताई है कि इस तरह का कुछ कस्टमाइज़ करते हैं ताकि जब आप इवेंट पे पहने तो वो थीम के हिसाब से हम उसको मैच कर लें। अच्छा, ये भी बड़ा मैटर करता है। अगर मिस मरियम मैं आपसे पूछूं, 3 दिन का इवेंट, उसमें तीनों दिन अपनी ड्रेसिंग डिसाइड करना बड़ा मुश्किल काम है, मत पूछे। क्या पहनना है, कैसे पहनना है, और सबसे मेन चीज़ अब स्टेज भी और ऑर्गेनाइजिंग भी आप खुद देख रहे होते हो, तो समझो कुछ कंफर्टेबल भी पहनना होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं इस पे बड़ा एक फ़नी वाक़या बताऊंगी। खैर, अब तो मेरी शादी हो गई है तो आई कैन टॉक अबाउट दिस। 2022 में जब हमने सिंध कल्चर डे फैमिली फेस्टिवल किया था, तो 2023 के जनवरी में मेरी शादी होनी थी। और इवेंट की अरेंजमेंट्स में हम बहुत ज़्यादा बिजी थे और जनवरी में शादी थी, तो इस दरमियान में मैं इवेंट के कपड़े लेना भूल गई थी। और 2022 के इवेंट में मैंने अपने 3 दिन के पुराने कपड़े पहने, और वो मेरे दिल को इतना दुख लगा हुआ है, क्योंकि होता क्या था कि इवेंट की तैयारियों के लिए भाग रहे और हम साथ ही शादी की शॉपिंग भी कर रहे हैं ना, उस दरमियान में इवेंट के कपड़े रह गए। तो जैसे आपने ये बताया ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म है, तो आई थिंक ऐसी खवातीन जो घरों में काम कर रही है ना, ये हम जैसी खवातीन के लिए भी और मर्दों के लिए भी बड़ी सपोर्ट है, क्योंकि कभी कभी ना आपको शॉपिंग करने जाने का टाइम नहीं मिल रहा होता। एक तो मैं आपको इंटरप्ट करूंगी, एक तो टाइम नहीं मिल रहा होता, दूसरा कुछ हस्बैंड जैसे होते हैं जो शॉपिंग के लिए शादी नहीं हुई थी तो साथ नहीं जाते, या तो हाँ, ये भी बड़ा प्रॉब्लम। हाँ, लेकिन जो ऑनलाइन स्टोर्स मैं समझती हूँ बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं आज मुल्क की इकॉनमी में भी, ऑफिस गोइंग लेडीज के लिए भी, मर्दों के लिए भी। जो शॉपिंग पे नहीं ले जा सकते खवातीन को, तो वो एटलीस्ट मोबाइल पे दिखा देते हैं कि आपने क्या सिलेक्ट करना है, क्या सजेस्ट करना है। तो अब जो हमारी ड्रेसेस की सिलेक्शन होती है वो इसी हवाले से होती है कि हम ऑनलाइन भी कुछ चीज़ें जाकर चेक करते हैं, फिर ट्रेडिशनल साइड पे ज़्यादा फोकस करते हैं। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बात की थी कि अजरक जो है ना, वो हमारी बड़ी प्यारी सकाफती पहचान है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप कुछ भी वेयर करें ना, हमने तो नुदरत से सीखा है, कुछ भी आप वेयर करें आप अच्छे लगते हैं, और उसके साथ आप अजरक पहन लें तो जैसे नुदरत प्यारी लगती है वैसे इंशाल्लाह हम भी बहुत प्यारे लगने वाले हैं। मैं समझ रही हूँ कि ये दोनों सोच रहे होंगे, मर्द हज़रात सोच रहे हैं कि खवातीन ज़्यादा अब बातें करने लग गई है। वैसे ही बड़ा, जब मेरे शो में 2-3 फीमेल्स होती है ना और कोई एक मतलब मेल होते हैं, तो मैं बोलती हूँ आज का शो आज
वजन बराबर है। नहीं, आज वैसे बराबर दो औरतें अच्छा अजहर साहब, जैसे हम अभी ऑफ एयर भी बात कर रहे थे और आपसे वैसे भी हमने ब्रेक पे से जाने से पहले पूछा, लेकिन मिस मरियम ने जरूर कहा है कि हर्डल्स वाली बात इनसे जरूर बिल्कुल कि भाई ये जो हर्डल्स आते हैं इनको कैसे जो है वो हमें फेस करना चाहिए। अच्छा देखिए, ऐसा है कि नो पेन नो गेन। तो जब आप बड़े ड्रीम्स देखते हैं और आपके बड़े गोल्स होते हैं तो आपका फोकस उन पे होता है ज़्यादातर। बिल्कुल। और इस तरह की जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती हैं वो अल्लाह ताला वैसे ही आपकी सॉल्व कर देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। देखिए अल्लाह ताला कुरान मजीद में डायरेक्ट फरमाता है कि इन्नमल अमाल बिन्नियत। तो इंसान की जो नीयत है ना कि आप किस नीयत के साथ कौन सा काम करने जा रहे हैं तो अल्लाह आपकी वैसे ही मदद करता है, ठीक है। और ऐसा होता है कि जब हम रूटीन में भी काम कर रहे होते हैं ना तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, हम किसी को जल्दी रास्ता दे देते हैं, किसी को स्माइल कर देते हैं, किसी को छोटे मोटे काम आ जाते हैं, अपने ऑफिस अपने कुलीग्स के साथ अच्छे से बात कर लेते हैं। ये वो छोटी छोटी नेकियां होती हैं, ये वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला के यहाँ डिपॉजिट होती रहती हैं। और जब आप बड़े ड्रीम एंड बड़े विजन के साथ जा रहे होते हैं और आपको कहीं भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है ना तो अल्लाह आपकी मदद कर देता है और आपको पता भी नहीं चलता। क्या बात तो एज अ इवेंट प्लानर जब भी हम कोई इवेंट करते हैं तो ज़ाहिर है उसमें मल्टीपल चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि वो आपके कंट्रोल में भी नहीं होती हैं, आपके डिफरेंट वेंडर्स होते हैं। और फिर आपको पता है हमारा जो इस वक्त सोसाइटी वेरी अनफॉर्चुनेट जो कल्चर है, हर बंदा 100% नहीं देता। तो कहीं ना कहीं आपको ये डर भी होता है कि अगर कोई इन्वेंट्री लेट ना हो जाए, वो उस क्वालिटी की ना आ जाए। कोई भी टेक्निकल, ज़ाहिर है हमारे बच्चे जो हैं वो जुगाड़ से ज़्यादातर काम कर रहे होते हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं आपको पता है वो वेरी बिजी होते हैं या बाहर चले गए इस तरह से। तो कहीं ना कहीं आपको इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें रहती हैं और ऑर्गेनाइज़र के लिए तो ये हमेशा लास्ट मोमेंट तक होता है, जब तक आपका फंक्शन कंप्लीट नहीं होता तब तक जो है वो उसको तो ये रहते हैं। तो इस तरह के काम में अल्लाह आपकी वैसे ही मदद कर रहा होता है अगर आप पॉजिटिव हैं। अगर आप नेगेटिव हैं तो फिर तो आप तैयार रहें कि आपके साथ कुछ ना कुछ होना है, कुछ ना कुछ होना। लेकिन जब आप एक बड़ा क्रू लेके चल रहे होते हैं, एक बड़ी टीम लेके चल रहे होते हैं, प्रोफेशनल लोगों को लेके चल रहे होते हैं तो फिर आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आती, और आती हैं तो प्रोफेशनली डील हो जाती हैं। ऐसा ही है। और दूसरी जो आपने एक बात की थी ब्रेक के जाने से पहले कि हम कल्चर को सेव कैसे करते हैं। अच्छा ऐसा ये सिर्फ हमारा मसला नहीं है, दुनिया के साथ ये चैलेंज है। अब आप गोल्फ में जाएं ना, कितना डेवलप हो गए, क्या से क्या कर दिया, लेकिन आप जाएंगे ना तो आपको उनका कल्चर अलग से दिखेगा। और इसी तरह अभी रिसेंटली हम ब्रदर कंट्री टर्की में थे, वहाँ पर तो वहाँ पर ख़वातीन आज भी हाथ से कारपेट बनाती हैं और वो बड़े बड़े मॉल्स के अंदर डिस्प्ले होते हैं। बेशक बड़ा आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, डिजिटल हो गया, मशीनें और एक से एक चीज़ हैं, तो उसके बावजूद भी जो ख़वातीन हाथ से चीज़ें बना के भेज रही हैं वो आपको दुनिया के डिफरेंट बड़े बड़े ब्रांड्स में मिलेंगी, बड़े बड़े मॉल्स में मिलेंगी, और उसकी जो प्राइस है वो भी उतना हाई मिलेगी। तो अप्रिशिएट किया जाता है। और फिर क्या होता है कि ये गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जहाँ हमारे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहाँ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने कल्चर को सेव रखें। सेव करने के लिए वो डिफरेंट प्रोग्राम्स कर रहे होते हैं अपने थ्रू डिजिटल चैनल्स। और आपने देखा होगा कि अभी बड़े ज़बरदस्त जो है वो टर्किश ड्रामे आ रहे हैं, उसमें उनका वही बेसिक हिस्ट्री और बेसिक कल्चर दिखाया जा रहा है। हमारे चैनल पे भी ऑन एयर है अब। हाँ ज़बरदस्त माशाल्लाह से। और इसी तरह से हमारे सिंध में भी एक ख़ास बात है कि जो हमारे सिंधी चैनल्स हैं बहुत सारे, वो भी अपने सिंधी ड्रामे जो है वो बेशक कल्चर दिखा रहे हैं, बेशक मॉडर्न दिखाते हैं, मॉडर्न टच ज़ाहिर है नीड है, ज़रूरी है, लेकिन वो अपना कल्चर ज़रूर दिखा रहे होते हैं कि आज भी अगर वो मिट्टी या थर पार कर जाते हैं तो वही घर और उसी तरह के ख़वातीन ने ड्रेसेस पहने हुए और उसी तरह की सारी चीज़ें। तो ये समझता हूँ कि जहाँ हमारी जिम्मेदारी है वहाँ पर गवर्नमेंट की भी ये जिम्मेदारी है कि अपने कल्चर को सेव एंड सिक्योर करें, और यही हमारा एसेट है। ऐसा ही है, बिल्कुल। अच्छा, सिंधी कल्चर की एक और बड़ी प्यारी बात है, मेहमान नवाजी पे मैं बात करना चाहूँगी। मेरी शादी सिंधी फैमिली में हुई है, तो एक दफ़ा बहुत सारे लोग आए घर में और खाना पक रहा था। तो मैं अमूमी तौर पे बिजी होती हूँ तो मुझे नहीं पता होता कौन मेहमान है क्या है, लेकिन उस दिन इत्तफाकन मैं घर पे थी। मैंने अपने जेठ से पूछा ये कौन लोग हैं और खाना वाना पक रहा है, कोई मेहमान है, लेकिन वो गैलरी में बैठे हुए थे, औताक जो बनी हुई है। तो उन्होंने कहा नहीं, ये ना लड़ने आए, एक डिस्प्यूट हुआ है हमारा और अब्बू ने इनसे डिस्कस करना है। लेकिन उससे पहले मैंने कहा तो खाना क्यों बन रहा है, खाना तो जरूरी है ना, पहले खाना खाएंगे, बैठेंगे, फिर डिस्प्यूट पे बात करेंगे, फिर लड़ाई करेंगे, खिला पिला के। तो ये मेहमान नवाजी है कि आपके घर में एक बार कोई आ गया ना, ये मैंने अपने घर में देखा है। और ये कराची की मैं बात कर रही हूँ, जब आप अंदरूने सिंध जाएं तो वहाँ इससे भी ज़्यादा मोहब्बत है। वहाँ पे आप जाएं, वो आपको खुद लस्सी नहीं पियेंगे वो, लेकिन आपके लिए बना के छाछ पहले रख देंगे। तो एक छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक पे चलते, ब्रेक से जल्दी से वापस आते हैं, कहीं मत जाइएगा, हम यहीं मौजूद हैं, यही सारी बातें चल रही हैं, देखते रहिए नई सुबह।
एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह में। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे जी सिंध की यानी हमारी सकाफत की मेहमान नवाजी की। बस मरियम उस पर बात करी थी, मैं चाहूँगी अदर साहब प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए ज़रा। सिंध के जो लोग हैं वो उनकी मेहमान नवाजी के बारे में थोड़ा सा हमें ब्रीफली बताइए। अच्छा, ऐसा है कि मैं तो सिंध धरती से वैसे ही बहुत प्यार करता हूँ। जब मेरा स्टार्ट था तो पहला मेरी कंपनी को एक प्रोजेक्ट मिला था जो कि एक इंटरनेशनल INGO का था। सही। और वो हम करने के लिए गए उस वक्त कश्मीर से आगे एक गांव था वहाँ पर। सही। और उस वक्त फ्लड भी आया हुआ था, तो बड़े हालात ख़राब थे लोगों के, बड़े क्राइसिस थे, बड़ा ख़तरनाक वो आपने देखा होगा कि वो फ्लड था। तो उसमें मेरे साथ एक कुलीग भी थी। तो जब हम वहाँ पर गए तो वो बेचारे सामान जो भी थोड़ा बहुत बचा था ना वो दरिया के किनारे लेके आए हुए थे। ओके। तो उसमें उस बच्ची की वो शादी थी और उसकी शादी का जो पूरा जिसे कहते हैं ना एसेट जो था वो एक चारपाई थी जो उसकी माँ ने बनाई थी और एक उसका बिस्तर था। तो उनके पास क्योंकि और कुछ था नहीं, सब कुछ बह चुका था। तो जब हम वहाँ पर गए तो उस बेचारी बच्ची ने वो अपनी जो शादी का था वो हमारे लिए ला कर रखा। क्या बात। तो मैं वो दिन है और आज का दिन है कि मैं तो सिंध के बारे में, सिंधी दोस्तों के बारे में सुन ही नहीं सकता हूँ। सुनता हूँ तो मैं लड़ पड़ता हूँ कि ये इतने मेहमान नवाज और इतना प्यार करने वाले लोग हैं, ये आपको कहीं और नहीं मिलेगा और ऐसी कोई कुर्बानी दे भी नहीं सकता कि और ना हमारे वो ना कोई जान पहचान थी कुछ भी थी। हम तो वहाँ कवरेज के लिए गए हुए थे, एक प्रोजेक्ट करने के लिए गए हुए थे और जब वहाँ पहुँचे तो उस लड़की ने ये किया। तो बाद में पता चला कि वो ये इसका पूरा जहेज यही था जो उस बेचारी ने अपने मेहमानों के लिए लगा के दे दिया। मोहब्बत है। तो इससे बढ़ के तो कोई और चीज़ हो नहीं सकती। दूसरा मैं आपको एक बात और बताऊं कि जब आप स्ट्रेस में होते हैं ना ख़ास तौर पे, तो आप थोड़ा कहते हैं कि चलो म्यूज़िक सुन लेते हैं, थोड़ा सा माइंड आपका वो हो जाएगा। आपको पता है फोक म्यूज़िक जो है ये दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंदीदा म्यूज़िक है। और जो सिंध का सिंधी फोक म्यूज़िक है, बड़े बड़े आर्टिस्ट आप देख लें, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब, उस्ताद मेहंदी हसन खान साहब, मैडम नूर जहाँ, बड़े बड़े आर्टिस्ट, वो उन्होंने सिंधी म्यूजिशियन और जो सिंधी इक्विपमेंट होते हैं ख़ास तौर पे फोक के, उनको प्ले करके बड़े बड़े जो है वो उन्होंने जो है वो गाने एंड गज़ल्स एंड कवालीज़ और इस तरह के प्रोग्राम्स किए और जो पूरी दुनिया में हिट होते हैं, पूरी दुनिया में सुने जाते हैं। इस कल्चर फूड फेस्टिवल की एक ख़ास बात ये भी है कि वो सारे जो फोक म्यूज़िक के रंग है ना वो आपको वहाँ स्टेज पे मिलेंगे और आपको सुनने को मिलेंगे जो नॉर्मली आपको बहुत कम सुनने को मिलते हैं, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा आपको पता है म्यूज़िक भी डिजिटलाइज हो गया है, बहुत ज़्यादा हो गया है, उसके ऊपर ज़्यादा कंपोजिशंस बन रही हैं, ज़्यादा उसके ऊपर हो रहा है। तो आपको जो लाइव आर्टिस्ट आपको मिलेंगे खासतौर पे वो जो नए हैं बेचारे कर रहे हैं लेकिन बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, वो आपको इस फेस्टिवल में ऑन स्टेज आपको मिलेगा, सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा और आपको बड़ा मज़ा आएगा। सर एक चीज़ और, मैं अगर हो सकता है आप लोगों ने ऐड किया हुआ हो, लेकिन अगर नहीं किया हुआ तो प्लीज़ ऐड करें। इससे कोई चंग प्लेयर भी प्लीज़ बुलाइएगा, क्योंकि आई वुड लव टू हेयर चंग। बहुत मज़ेदार सा इंस्ट्रूमेंट है ये भी, तो उसका प्लीज़ कोई भी अगर आप लोगों के नज़र में हो तो बुलाइएगा ज़रूर, क्योंकि ये भी एक बड़ा अच्छा पार्ट है। ऐसे ही बिल्कुल ऐसी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना जिनके बारे में लोगों को नहीं पता, ऐसी ही चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवाना हमारा मकसद है। हमारा मकसद इस इवेंट के अंदर बिग थिंग नहीं करना है। हमारा मकसद ये है कि हम छोटे छोटे टुकड़ों को मिला के ना एक बहुत बड़ा सा कारवा बना। क्या बात है, ज़बरदस्त। और मैं भी ये मतलब इसलिए बता रही हूँ कि मुझे भी नहीं पता था कि बेसिकली चंग क्या होता है, कैसे प्ले किया जाता है। तो एक हमारी फीमेल आर्टिस्ट है, मैं उनसे किसी चैनल पे मिली तो मुझे बताया कि ये आपके साथ गेस्ट हैं। आई वाज लाइक ये क्या करती हैं, तो उन्होंने कहा कि ये चंग प्लेयर हैं। अच्छा, कुछ जब उन्होंने चंग प्ले किया तो मैंने कहा तो बहुत मुश्किल इंस्ट्रूमेंट है भाई, आपने किया है। और बाकायदा उन्होंने फिर मैंने उनके साथ गाया भी, थोड़ा सा वो चंग प्ले कर रही थी और मैं उनके साथ गा रही थी। तो मैंने कहा कि ये इसको प्रमोट होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। और ये सिंध की सकाफत की कुछ बेसिक चीज़ें ऐसी हैं जो कि प्रमोट होनी चाहिए। अभी भी मैं अगर बात करूँ कि बहुत सारी जगहों पर मैं अगर परफॉर्म करने जाती हूँ, मेरे साथ अपने डिजिटलाइज म्यूजिशियंस होते हैं, जैसे मतलब रॉक पॉप जो हम गाते हैं, और कहीं अगर मुझे कोई सिंधी म्यूजिशियंस मिल जाते हैं वो प्रॉपर हारमोनियम, तबला एंड ऑल ये सारी चीज़ें, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि वो एक आपको अपनी सकाफत की फील आती है, लाइव म्यूजिक की फील ये लगाती है। ऐसा ही है। सलीम साहब, आप ज़रूर इस बारे में, जैसे सबने बोला मेहमान नवाजी के बारे में, आप भी थोड़ा बात करें, क्योंकि जिस चीज़ से आपका ताल्लुक है कल्चर को सेव करने में, इसमें मैं समझती हूँ सबसे ज़्यादा मेन
किरदार मेहमान नवाजी का है। हमारे बस आजकल सही। बड़ा ये ट्रॉमा हो गया है बिल्कुल। आम लोगों में कि कोई मेहमान आया था तो बोलते हैं अरे यार ये आ गए, अब चलो चलो, हम बोल देते हैं कहीं जा रहे हैं, या बोल देते हैं अरे छोड़ो यार, गेट वेट बंद करके रूम में बैठ जाते ऐसा ही हैं। है। हमें मेहमान नवाजी की आदत नहीं है, बिल्कुल। हमें सीखना चाहिए इस ऐसा ही सकाफत है। से। तो क्या कहेंगे इस तो बारे में? बिल्कुल जो हमने अपनी ये तंजीम बनाई है सिंध कल्चर सेव ऑर्गेनाइजेशन, तो जैसे अजहर जिया साहब ने कहा फोक म्यूजिक है, या मरियम ने जिसका रिवायती खानों का जिक्र किया, तो हमारे मकसद ही यही है कि मतलब जो लोग नई नौजवान नस्ल है जो इन चीज़ों को भूल चुकी है, हम उसको मतलब ये सब Aware चीज़ें करें। अवेयर करें, रोशनास कराएं। और ये जितने भी स्पोर्ट्स की जो सारे हमारी जो खेल हैं वो सब लोग भूल चुके हैं, सिंध के ये जो बहुत रिवायती बड़ी खेल बात हैं। तो हम चाह रहे हैं कि मतलब इस तरह ना सिर्फ कराची में बल्कि पूरे पाकिस्तान में हम इसको इंट्रोड्यूस करें, और इवन कि हमारी कोशिश है कि इसको मज़ीद आगे पूरी दुनिया में इसको रोशनास कराया जाए। सर कुछ स्पोर्ट्स के बारे में बताइए। अब आपने टॉपिक छेड़ ही दिया, तो सिंध के स्पेसिफिक मलाखड़ा बड़ा मशहूर है। हाँ एग्जैक्टली। हाँ मेन तो मतलब मलाखड़ा ही है, लेकिन इसके अलावा और दूसरे छोटे जैसे वंजवटी है, कोडी कोडी है, इस तरह के मुख्तलिफ खेल हैं। तो वो इंशाल्लाह हम तब सबको यहाँ पे कराची में इस तरह के इवेंट्स कराएंगे, ताकि हम कोशिश होगी कि हम अभी जो आपका इवेंट कर रहे हैं मैरीटाइम म्यूजियम में, इसमें भी कुछ इस तरह की चीज़ों को ऐड करें, ताकि जो हमारी नौजवान नस्ल है वो उसमें उनको इंट्रोड्यूस हो सके इन चीज़ों से। क्या बात है, ज़बरदस्त। और ये वाकई होना चाहिए। हमारी यूथ आजकल जिस रविश की तरफ जा रही है, उनके लिए इस तरह की फ़िज़िकल एक्टिविटीज़, इस तरह की एक्टिविटीज़ जिसमें उनको अपनी सकाफ़त से कनेक्ट होने का मौका मिले, ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा मिस मरियम, अब आपकी तरफ ज़रा आती हूँ मैं, थोड़ी सी बातचीत आपसे भी करती हूँ। वो इसलिए कि जैसे हमने बात की, अब मैं जब देखती हूँ मिस मरियम को इवेंट स्टेज पर होती हैं, एक होस्ट का काम क्या है यार, वो स्टेज पर है, स्टेज पर बात करें लोगों से, आवाम से, नहीं इनके सारे दिमाग चल रहे होते हैं, उधर भी देखना है इधर भी देखना है, शील्ड नहीं है, अरे उसकी शील्ड क्यों नहीं आई अभी तक, ये सब जो है वो चल रहा होता है। यही तो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं। यही मैं कह रही हूँ। तो ये लीडरशिप क्वालिटीज़ अपने अंदर डेवलप करने के लिए क्या खाना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, ये बताइए। आई थिंक पैशन फ्यूल्स यू। जब आपका किसी काम में आपका जोश हो, आपका जज्बा, आपका पैशन हो, वो आप फिर वो कर जाते हैं। और कैसे कर जाते हैं ये किसी को भी नहीं पता होता। देखिए अमूमन लोग कहते हैं कि लीडरशिप इज़ अ बॉर्न क्वालिटी, बट हमने ये भी देखा है कि लीडरशिप इज़ अ लर्न क्वालिटी एज वेल, कि आप उसको सीखते भी हैं। कोई चीज़ आपको पैदाइश से मिल जाती है, कुछ लोगों को अल्लाह ताला नवाजते हैं, कुछ लोगों को सीखना पड़ती है। लेकिन सबसे बड़ा जो किरदार है इन सारी चीज़ों में वो ये है कि आप जब क्लास मैट्रिक के बाद आते हैं ना, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, तब से आप ना वॉलंटियर एक्टिविटीज़ ज्वाइन करना शुरू कर दें। हाँ। आपको बड़ा सीखने को मिलता है। वॉलंटियर करें डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, वो कहते हैं ना सेल्फलेस, कि ये ना देखें कि मुझे रेनोमिनेशन में क्या मिल रहा है, मुझे रिटर्न में क्या मिल रहा है। आप काम करें, आप सीखते हैं लोगों के साथ काम करके, जहाँ आपको मौका मिले, जिस जगह मौका मिले वहाँ काम करें। और सबसे बड़ी बात ये कि सीखें, ऐसा ना कहें कि आप कहीं पे एक पॉइंट पर आ गए। इवन अभी भी हम चौथा एडिशन कर रहे हैं सिंध कल्चर फैमिली फूड फेस्टिवल का, अभी भी हम चेकलिस्ट बनाते हैं। अभी भी हम सारी टीम की, वही पुरानी टीम है 50 लोगों की, लेकिन उनकी मीटिंग होती है कि क्या है, कैसे है, पॉइंट्स बनाए जाते हैं। कहाँ अजहर भाई तो माशाल्लाह इवेंट प्लानर है, इनको तो ये सारी चीज़ें अजबर याद होंगी। लेकिन हर बार आपका एक रीडू स्टार्ट करना, स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, ये पॉलिसी अपनी रखें। कभी भी ये ना समझे कि अब मैं यहाँ पहुँच गया हूँ तो ये वाली कुछ नहीं है। एवरी टाइम यू हैव टू कम डाउन टू लर्न कि आपने क्या करना है, फिर यहाँ से ऊपर जाना। और हाँ, प्रेशर होता है, चीज़ें होती हैं, जाहिर सी बात है। आप खुद एक ऑर्गेनाइजर हैं, आप सिर्फ होस्ट नहीं है। यूजुअली हम लोग इवेंट्स में जाते हैं, आप भी जाती हैं, तो जब आप सिर्फ होस्ट होते हैं तो आप स्टेज पे जाते हैं, आपने एज एन एमसी आपने लोगों को एंटरटेन किया, आपने बातचीत की, आप बैक स्टेज आके वापस बैठ गए। लेकिन ये इवेंट ऐसा होता है कि इसमें नुदरत साहिबा भी जब परफॉर्म करने के लिए आती है तो ये बैक स्टेज पे बैठी हुई अगले और पिछले आर्टिस्ट को भी लाइन अप कर रही होती है, क्योंकि दिल लगा हुआ होता है, दिल जुड़ा हुआ होता है उसके साथ। और फिर मैंने कहा ना, पैशन, किसी भी आप ऐसे और भी बहुत इवेंट्स में जाती होंगी आई एम श्योर, जहां आप ऑर्गेनाइजर के साथ ऑर्गेनाइजर बन के काम कर रही होती होंगी, क्योंकि आपका पैशन उस इवेंट के साथ जुड़ा हुआ होता है। और ये ना हर एक के अंदर अल्लाह ताला ने क्वालिटीज डाली हुई होती हैं। हर शख्स को अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ खुसूसियात से नवाजा है। तो इवेंट मैनेजमेंट या फिर पब्लिक डीलिंग, पब्लिक रिलेशनिंग, ये ऐसी चीज़ है कि खुद से ना आपको अल्लाह ताला सलाहियतें देता है कि ये कर लो। और वाक़अतन ये 3 दिन कैसे गुजरते हैं हमें नहीं पता लगता। लेकिन इस 3 दिन के पीछे कितने दिनों की मेहनत, बहुत महीनों की मेहनत होती है। और इवेंट मैनेजमेंट में तो सबसे खास बात ये है कि आपका प्री इवेंट, ऑन इवेंट एंड पोस्ट इवेंट सेम आपकी वर्किंग होती है। आप ये नहीं कह सकते कि आपने प्री इवेंट ज्यादा काम किया है अब इवेंट तो गुजर जाएगा, और आप ये नहीं कह सकते कि इवेंट में ज्यादा काम कर लिया तो आफ्टर इवेंट कोई बात नहीं है। आफ्टर इवेंट भी बहुत सारी चीजें होती हैं, आपको उसका एनालिसिस करना होता है, आपने देखना होता है, एक डीब्रीफिंग होती है कि आपने क्या गलतियां की हैं। गलतियां नहीं, हम पॉजिटिव वे में अगर बात करें तो क्या फीडबैक है, फिर
चैनल्स कवरेज कर रहे होते हैं वो आपके पास आई है नहीं आई, आपने अपलोड किए नहीं किए, आपने जो आपके साथ लोग जुड़े हुए थे आपने उनको कितना अप्रिशिएट किया। और डिजिटल मीडिया इज द मेन प्लेटफॉर्म जिस पे आपको सारी चीज़ें करनी होती है। तो प्री इवेंट एंड पोस्ट सारे काम होते हैं और इसमें टीम वर्क होता है नुजरत। कोई एक बंदा खुद से कुछ नहीं कर सकता। वो तो है कि एक इंसान लीडरशिप है सारी चीज़ें, लेकिन वो लीडर भी किसी काम का नहीं है अगर उसके पीछे उसको सपोर्ट करने वाले लोग ना, फिर लीडर का भी कोई मतलब नहीं होता। यहाँ मैं एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूंगी कि हमारी ऑडियंस में बहुत सारे लोग हो सकता है, मैं ऐसे देख रही हूँ जो वॉलंटरी ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो वो हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, आप सिंध कल्चर डे फैमिली फूड फेस्टिवल के पेज को सर्च कीजिए, उस पर मैसेज कीजिए। अगर आप लोग वीनस की टीम से भी कांटेक्ट करेंगे तो हम भी आपको कनेक्ट करेंगे। बल्कि बेस्ट प्लेटफॉर्म तो वीनस ही है। आप वीनस से कांटेक्ट कीजिए और हमें आप अप्रोच कीजिए। और साथ ही मैं आपको बताऊं पूरी दुनिया में वॉलंटियरिज्म को सबसे ज़्यादा फ़रोग दिया जाता है। आपका कहीं भी कोई करियर हो, आपकी अब इंटर्नशिप भी ना ज़्यादातर फेड होती जा रही है कि आप इंटर्नशिप आपके पास सर्टिफिकेट हो ना हो, आपके पास वॉलंटियर का सर्टिफिकेट हो कि आपने किन किन ऑर्गेनाइजेशन को वॉलंटियर किया है, आपको रिकमेंडेशन सबसे ज़्यादा मिलती हैं। इंटरनेशनली या पाकिस्तान में भी मल्टीनेशनल्स को आप जब जॉब्स अप्लाई करते हैं यूजुअली सीवी में, अब वो यंग जनरेशन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, आई एम सॉरी अब हम टॉपिक कहीं और लेके जा रहे हैं, बट हैज़ टू डिस्कस द पॉइंट है कि उसमें यूजुअली ये कि सीवी के अंदर अब सिर्फ हम अपना जॉब एक्सपीरियंस डालते हैं। अगर आप लिंक्डइन पे जाएं तो आप एक्सपीरियंस के, क्योंकि लिंक्डइन इज अ प्रोफेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म, तो लिंक्डइन पे भी आप देखेंगे कि आपके एक्सपीरियंस में वॉलंटियर का ऑप्शन होता है। दैट मीन्स योर वॉलंटियरिज्म काउंट इन योर एक्सपीरियंस। और इवन अब आप जब MBA के लिए अप्लाई करते हैं तो आई एम नॉट श्योर लोगों को पता है कि नहीं पता, आपकी इंटर्नशिप प्लस आपकी जॉब और प्लस वॉलंटियर का जो एक्सपीरियंस है वो कवर करके आपका MBA भी 1.5 साल का हो जाता है। तो ये भी लोगों को नहीं पता कि आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं, आपकी जो चीज़ें हैं वो आपके लिए कितना वैल्यू रखती है। आप लोगों से इंटरेक्शन सीखते हैं, आपको बात करना आती है, मिनिस्टर सामने खड़ा है आपके सामने जो है वो एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट खड़ा हुआ है जिनसे आप मिलने, नुजरत को आप टीवी पे देखते रहते हैं, आप नुजरत से वहाँ ऑन ग्राउंड मिल सकेंगे, आप सामने होंगे। तो ये चीज़ें एज अ वॉलंटियर आपको सीखने को मिलती है। मैंने जब मैट्रिक अपना कंप्लीट किया था, इन माई फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर आई डू वॉलंटियर इन माई कॉलेज एंड इन यूनिवर्सिटी, देन आई ज्वाइन शहरियार एंड TCN, और फिर 7-8 साल से ये सफ़र चल रहा है, 10 साल हो गए माशाल्लाह। तो बहुत कुछ सीख रहे हैं हम, हमारे साथ लोग जुड़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह, तो खुशी होती है। खुशी होती है बिल्कुल। और मैं आप दोनों को एक मजे की बात बताऊं, एक नहीं बल्कि 2-3 मजे की बात है। मैंने मिस मरियम से बहुत डांट खाई है। ओह माय गॉड, अब देखिए अब ये लेकिन आपको ये ऑन एयर तो नहीं बताना चाहिए था। मैं बता रही हूँ, बच के रहना थोड़ा सा। मैं इस चीज को प्राउडली बता रही हूँ ना, मतलब प्राउडली का मतलब ये कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम एक साथ काम करते थे वहाँ मैंने इनसे बहुत डांट खाई है बहुत सारी चीजों पे। देखिए हर इंसान जब एक नई चीज में जाता है तो उसको नहीं पता कि चीजें मैनेज कैसे करनी है। मुझे जो चीजें नहीं पता थी इन्होंने सिखाई बताई, लेकिन डांट भी खाई। अच्छा उसके बाद क्या हुआ, लिटरली जब लोगों ने मुझे इनकी जो लीडरशिप क्वालिटीज हैं वो आई मुझ में, मैंने देखा इनको काम करते हुए, फॉलो किया। जब मुझे लोगों ने कहना शुरू किया ना ये तो दूसरी मरियम कौसर बन रही है, मैंने उस चीज को इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट, मैंने कहा तुम लोगों ने मुझे इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट, आज आप शर्मिंदा कर रही हो, मुझे बहुत ज्यादा शर्मिंदा कर रही है। नहीं सीरियसली ऐसा ही है। तो मैंने बोला अच्छी बात है, ये जिससे आपने सीखा है उसी का आपको कॉम्प्लीमेंट मिलना चाहिए। अब ऐसा नहीं हो ना कि मैं एक तरफ से ये बोलूँ कि यार मैं मिस मरियम को फॉलो करती हूँ कुछ भी, और दूसरी तरफ मैं इनकी बुराइयां भी कर रही हूँ और मैं इनके लिए जो है ना हर्डल्स भी कर रही हूँ कि नहीं यार ये काम ना करें मैं कर लूँ। तो ये मेरी उन तमाम देखने वालों को एक बहुत खरा सच्चा, मैं हमेशा से बोल देती हूँ आप लोगों को कि भाई मेरे दिल में जो आता है मैं बोलती हूँ, मैसेज है कि अगर आप किसी को फॉलो करते हैं तो एटलीस्ट उसका नाम लीजिए, उसको जो है वो पहचान दीजिए और प्राउडली बताइए कि इस बंदी को मैं फॉलो करती हूँ, लेकिन कोशिश करें कि उसके साथ साथ उसको कहीं से जो है वो उसके काम में कोई हर्डल्स ना डालें। अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो फिर उसको उसी तरह से अपने मेंटोर की तरह ही बना के रखें। ये ना हो कि आप फिर उसके लिए जो है ना वो बैड बाइटिंग भी कर रहे हो, आप उसको जो है वो नीचे गिराने की साजिशें भी कर रहे हो। अजहर साहब सिंधी ज़बान ने भी बड़ा सकाफत में किरदार अदा किया है, फोक म्यूज़िक की बात करें उसका अपना एक अलग किरदार है। तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि जैसे हम अभी ऑफ एयर भी बात कर रहे थे फोक म्यूज़िक के हवाले से, हमारे बहुत लेजेंडरी आर्टिस्ट हैं जिन्होंने फोक म्यूज़िक को बहुत फ़रोग दिया है। अगर हम अपनी आज की नौजवान नस्ल से पूछेंगे ना कि आप उस्ताद जुम्मन को जानते हैं, तो उनका जवाब होगा कि ये कौन थे। लेकिन यकीनन उनका म्यूजिक सुना होगा। हाँ, म्यूजिक अभी भी सुनते होंगे, एंजॉय करते होंगे। हाँ, तो वो बोलेंगे कि अच्छा ये उस्ताद जुम्मन का था। तो ये अवेयरनेस आना जरूरी बहुत ज़रूरी है। मैंने जैसे बताया ना कि ये जहाँ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहाँ पर हमारी गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस तरह की चीज़ों को जो है वो मेंटेन रखें, सेव रखें। इसके ऊपर प्रोग्राम्स होने चाहिए। जिस तरह मैंने बताया कि हमारे बहुत सारे सिंधी मीडिया चैनल जो है वो इस तरह के आर्टिस्टों को लेके आता है, अपने प्रोग्राम्स में लेके आता है, ताकि जो हमारे नए लोग हैं, जो यूथ है, कम अज़ कम उनको पता होना चाहिए। और एक बात मैं आपको और बताऊँ, प्लीज़, ऐसा है कि पाकिस्तान में
बहुत चीज़ें जो है वो ऊपर नीचे होती रहती हैं, अक्सर और बेशतर होती रहती हैं। इससे फ्लड्स आ जाते हैं, आपको पता है ज़लज़ला आ गया था लास्ट टाइम जो है वो हरीपुर हज़ारा साइड के ऊपर। लेकिन कभी भी आपने सिंधी कौम या सिंधी को मायूस नहीं देखा होगा। हालांकि जितना ज़्यादा फ्लड में ये एरिया अफेक्टेड होता है रूरल एरिया कहीं भी नहीं होता, लेकिन आप कभी भी उनको मायूस नहीं देखेंगे। जैसे ही चीज़ें पानी ख़त्म होता है वो फिर से नए सिरे से अपने घर बनाना शुरू कर देते हैं, फिर से अपनी रूटीन की जो है वो लाइफ में आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है पता है आपको? तो ये सिर्फ़ और सिर्फ उनकी मेहमान नवाजी की वजह से होता है, क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो है ना वो अल्लाह ताला से हम कलाम होते थे, ये तो पता है ना हम सबको। तो एक दफ़ा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज़ किया, या रब्बुल आलमीन हमें कैसे पता चलेगा कि आप कब खुश होते हैं और कब राज़ी होते हैं? तो अल्लाह ताला ने कहा कि जब मैं राज़ी होता हूँ तो मैं बारिश बरसाता हूँ। क्या बात, और कहा कि जब मैं किसी पे खुश होता हूँ तो मैं घर में बेटी पैदा करता हूँ। क्या कहने, और कहा कि जब मेरी खुशी की इंतहा देखनी हो मैं मेहमान भेजता हूँ। क्या बात। तो ये वो इंतहा है खुशी की रब की कि वो इस सिंधी सोसाइटी को, सिंधी वैसे तो ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में माशाल्लाह से हमारी बलोच कम्युनिटी, बलोचिस्तान में भी लोग बड़े प्यार करने वाले मेहमान नवाज हैं, लेकिन जब आप सिंधी यहाँ जाएँ तो आपको फीलिंग होती है, अपनाइयत होती है, प्यार मिलता है आपको। और ये मेहमान नवाजी जो है वो ख़ास तौर पे इनके विरसे में जो है ये ना ये अल्लाह का फजल है। बिल्कुल ऐसा ही। और मैंने अभी जो बात की थी उसे कंटिन्यू करूँगी, ना सिर्फ बड़े लोग बल्कि मैं टंडोवाला यार गई थी परफॉर्म करने के लिए। अच्छा, मैं अपनी गाड़ी में बैठी हुई थी विद टीम, और बच्चे जो छोटे बच्चे थे, मैं परफॉर्म करके वापस आई तो देवर लाइक वो आ गए ना, तो अच्छा टीम ऑब्वियसली उनको हटा रही थी, तो मैंने कहा अच्छा सुनने दो कि कहना क्या चाहते हैं। तो वो कह रहे हैं बाजी हम आपको तंग करने नहीं आएंगे, आ रहे। मैंने बोला फिर, बोले हमारे खेतों में अभी नई नई सब्जियां लगी हैं, हम आपको वो देने आए हैं। माशाल्लाह। तो मैंने बोला छोटे बच्चे की फीलिंग देखे ना, ऐसे बड़ी बात है। और आप यकीन करेंगे कि एक ही सब्जी 4 अलग अलग बच्चे लेकर आए, और अब उनका ये था कि मेरी वाली ज़्यादा फ्रेश है, मैं वहाँ से लेकर आया हूँ, मैं यूँ, तो मैंने कहा तुम लोग चारों ही दे दो। अच्छा, अभी आपने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की वॉलंटियर की, तो मैं आपको बताऊँ क्योंकि हम बाहर भी जा रहे होते हैं, इंटरनेशनल इवेंट्स कर रहे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ पर बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, बड़े बड़े फेस्टिवल्स होते हैं इस तरह के, तो वो लोग इम्प्लाई थोड़ी रखेंगे कि हज़ारों या लाखों इम्प्लाई रखेंगे, ऐसा नहीं होता। वहाँ पर बड़ी बड़ी इंटरनेशनल यूएन की कॉन्फ्रेंसेस हो रही होती हैं, तो वहाँ पर ये वॉलंटियर ही काम कर रहे होते हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल। तो वॉलंटियर जो बच्चा होता है वो जितना ग्रूम्ड होके आता है ना, और जब वो अपने प्रोफेशनल कैरियर में जाता है ना, तो उसको फिर कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं होती, वो ऑलरेडी इतना कुछ सीख चुका होता है माशाल्लाह से। तो ये मैं आपके प्रोग्राम से हमारे यहाँ जितने भी स्टूडेंट्स हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के, कॉलेजेस के, इस तरह के जो बड़े इवेंट्स होते हैं उसमें एज अ वॉलंटियर आएँ, पार्टिसिपेट करें, और ये एक बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है ख़ासतौर पे इस तरह के जो भी इवेंट्स होते हैं हमारा भी, और इस तरह के जो भी इवेंट्स होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करें। बिल्कुल करना भी चाहिए। और अभी आजकल के दौरे हाजिरा में ना जो हमारे पास गैजेट्स आ गए ना, ये अगर एक तरह से यूज़फुल है तो कहीं ना कहीं इनका कोई ड्रॉबैक भी, और वो ये कि हम फिजिकल एक्टिविटी से बहुत दूर हो गए। तो जितना हम वॉलंटियर सर्विस की तरफ जाएंगे तो इससे सबसे मेन काम क्या, हमारी नेटवर्किंग बढ़ेगी, लोगों से लोगों में उठने बैठने का तरीका सलीका आएगा, किसको कैसे डील करना है, किससे कैसे बात करनी है, और फिर दूसरी चीज़ थोड़ा सा आपकी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ेगी, तो ये आपकी मजीद जो 10 चीज़ें ना जिन्होंने आप पे बोझ डाला हुआ है वो कम हो जाएंगे। देखिए नौजवानों का अभी जो सबसे बड़ा एक मसला है ना, वो है इंटरव्यू कि देना कैसे, किसी से बात कैसे करनी है। आप वॉलंटियर जब करते हैं ना तो वो झिझक खत्म हो जाती है। लेट्स से आप अजहर भाई से अभी आप एक इवेंट में मिले, आपकी बातचीत हो गई, अब आपका इंटरव्यू ही उन्हीं के साथ है, आप कभी जा रहे हैं, आपको कोई झिझक नहीं होगी। हम अभी तक जो यंग जनरेशन की ट्रेनिंग है उसमें ये अटके हुए कि इंटरव्यू देने जाएं तो दरवाज़ा पलट के बंद ना करें, ऐसे ना करें, ये कुछ नहीं है। आपकी डिग्रीज, आपका सब कुछ, फिर मैं वही बात करूँगी, उठा के साइड पे रख दी जाती है। सिर्फ आपकी पर्सनालिटी को देखा जाता है, आपके कॉन्फिडेंस को देखा जाता है। हम सारे ही लोग कहीं ना कहीं देखते हैं। अभी जबकि हम इतना माशाल्लाह, मेरा तो कोई एक्सपीरियंस है जितना अजहर भाई का, सलीम भाई का है, आप माशाल्लाह जितने इवेंट्स में जाती हैं, लेकिन खुद आपने देखा होगा कि जहाँ आप कॉन्फिडेंस से जाएँ वहाँ आपको अलग रिस्पेक्ट मिलती है, या अलग एटीट्यूड होता है लोगों का। रिस्पेक्ट को चलो हम नहीं भी साइड पे रखते हैं, लोगों का आपकी तरफ एटीट्यूड डिफरेंट होता है व्हेन यू आर इन कॉन्फिडेंस एंड व्हेन यू आर शेकी, या आप ऐसे जाएं कि आपको खुद कुछ नहीं पता या क्या है, तो इवन आफ्टर दिस एक्सपीरियंस पीपल नोज यू, फिर भी लोगों का एटीट्यूड थोड़ा डिफरेंट हो जाता है व्हेन यू आर शेकी। तो अगर आप एटीट्यूड को मैं पॉजिटिव एंड पे कह रही हूँ कि जो लोगों का रिस्पॉन्स फैक्टर है वो चेंज हो जाता है, तो आपको जो ये वॉलंटियरिज्म है, अजहर भाई की बड़ी कॉन्फ्रेंसेज होती है माशाल्लाह, इस्लामाबाद, कराची, सब जगह पे सारे जितने बड़े मल्टीनेशनल ब्रांड्स हैं उनके इवेंट्स ये डील कर रहे होते हैं। तो डू कॉन्टैक्ट फ्रॉम द वीनस कि आप आएँ, आप अपने आप को ग्रूम करें और एक्सपीरियंस लें। हो सकता है ये भी नुदरत कि जो लोग
इवेंट्स के अंदर काम करते हैं ना, वहीं पे उनको सीईओ या कोई सेल्स हेड मिल जाता है, उसको वो डायरेक्टली बात करते हैं, बंदे को बंदा अच्छा लग जाता है। इट्स नॉट अबाउट कि आप डायरेक्टली किसी को अपना सीवी दें, आप खुद चलते फिरते सीवी हैं। Exactly. आप कहीं किसी से मिलते हैं, वो आपको फौरन देख के समझ लेते हैं कि ये कौन है, कॉन्टैक्ट्स एक्सचेंज होते हैं। सबसे आसान तरीका है, हम यहाँ लिंक्डइन पे नंबर ढूंढते रहते हैं, हम फेसबुक पे ढूंढते रहते हैं कि किसी का नंबर मिल जाए। सबसे आसान तरीका है कि आप इवेंट्स में जाएँ, लोगों से मिलें। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं यहाँ करने चाहूँगी, वो मैंने सीखी है कहीं से, मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि जब भी हम कहीं शादियों में जाते हैं या किसी भी प्रोग्राम में जाते हैं, हमारी कोशिश होती है कि 4-5 अपने लोग मिल जाएं और हम उन्हीं के साथ एक टेबल पे बैठ जाएं। डोंट डू दैट। ये नेटवर्किंग आपकी कभी नहीं हो पाएगी। देखें, अगर हम लोग एक जगह गए और 4 के 4 एक साथ बैठ गए तो किसी नए बंदे से कैसे मिलेंगे। ऑलवेज ट्राई कि आप जब कहीं जा रहे हैं तो अननोन टेबल पे जाके बैठे। अगर आपके पास आपके कार्ड्स हैं वो शेयर करें, अगर कार्ड्स नहीं है तो जर्नल बातचीत करें। आपको कोई एक बंदा वहां से आपके नेटवर्किंग में नया बंदा ऐड हो जाए। कम से कम ऐसा हो जाता है कि आप ऐसे हो जाएं कि अपॉर्चुनिटीज आपको ढूंढें, बिल्कुल ना ऐसे कि ही आप है। अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे Opportunities होंगे। को ढूंढ मेरे एक रहे हो। दोस्त हैं बड़े अच्छे, वो ऑस्ट्रेलिया गए, यहाँ बड़ी ज़बरदस्त जॉब करते थे और यहाँ से फिर ऑस्ट्रेलिया गए। तो जब वो सिडनी में गए तो उन्होंने कहा कि जी मैंने पहले तो ये सोचा कि मैं अपनी कोई पाकिस्तानी कम्युनिटी या कोई हमारे अड़ोस पड़ोस की कम्युनिटी ढूंढूं, जानने वाले ढूंढूं कि कम से कम उनके साथ मैं रहूं तो मुझे कम से कम कुछ थोड़ी सी सपोर्ट मिलेगी। तो बाद में मैंने सोचा कि नहीं, इनसे तो मुझे वैसे ही दूर रहना है। मैं तो कोई नई सोसाइटी में जाऊँगा जहाँ मुझे कोई ना जानता हो, और ज़ाहिर है वहाँ कोई जानता भी नहीं है। तो उन्होंने एक जगह पे जो है वो एक छोटा सा घर लेके अपना काम स्टार्ट किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो गूगल में लीडिंग पोजीशंस के ऊपर काम कर रहे हैं। क्योंकि वहाँ पर जो लोग थे वो उनके साथ उनका मिलना जुलना हुआ, उनकी नेटवर्किंग हुई और उन्होंने फिर उनसे पूछा। जब बातचीत होती है और आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस होता है कि आप किसी को कन्विंस कर लेते हैं, अपनी बात दूसरे तक कह लेते हैं तो फिर और उसकी दूसरे की बात भी समझ लेते हैं, तो फिर आपके मसाइल वैसे भी हो जाते हैं। और अभी मैंने एक, मेरे मेंटोर हैं डॉक्टर तनवीर अहमद शेख साहब, तो उसकी एक लीडरशिप ट्रेनिंग थी। उस वक्त हम फ्रैंकफर्ट में थे और उसमें बड़े सीनियर हमारे पॉलिटिशियंस भी थे और डिप्लोमेट्स भी थे काफ़ी। तो उसमें मुझे डॉक्टर साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि जब भी आप कहीं बिजनेस के लिए जा रहे हैं या जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या वैसे ही किसी से मिलने जा रहे हैं, तो कम से कम जो है वो आप समझते हैं कि इससे मुझे बड़ा ज़रूरी काम भी है और अपना मैंने मैसेज उसको पूरा देना है, तो कम से कम साफ़ सुथरे ज़रूर होके जाएं। क्या बात है, ये और ये मैसेज हम अपने हर शो में आपको देते हैं कि सफाई ने जब आप साफ सुथरे होके जाएंगे तो कम से कम वहाँ जो गेट पे जो चौकीदार होगा, जो गार्ड होगा, जो ऑफिस बॉय होगा, वो आपको नहीं रोकेगा और आप अंदर चले जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। और जब आप अंदर चले जाएं और आप देखें कि वो बहुत बिजी है, उसके पास टाइम ही नहीं है, उसकी कमिटमेंट्स हैं, और गलती से वो आपको चाय या कॉफ़ी ऑफर कर दे तो आपने फौरन हाँ करनी है। क्या बात है, जबरदस्त। और मुझे बिल्कुल पता नहीं चला कि बिल्कुल ही एंड नोट पे आ चुका है, खड़ा हो गया हमारा प्रोग्राम। एंड थैंक यू। कोई प्रोग्राम ना आप नेटवर्किंग पीआर इंशाल्लाह जरूर। आप तीनों का बेहद शुक्रिया फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ अस। और जितने भी हमारे तमाम लोग हैं, जरूर आपने इस इवेंट का हिस्सा बनना है, जरूर जाइएगा। कल मेरी और आपकी फिर होने वाली है मुलाकात सुबह 10 से 12। हम होंगे साथ कुछ और नए अच्छे अच्छे चेहरों के साथ और अच्छी अच्छी बातों के साथ। तो आप तमाम लोगों ने अपना बेहद ख्याल रखना है, बहुत सारा ख्याल रखना है। इसी तरह से नई सुबह के साथ जुड़े रहना है, लाइव कॉल्स भी करनी है हमें, हमसे बात भी करनी है और इवेंट का हिस्सा तो लाजमी बनना ही बनना है आपने। मैं भी वहाँ आ रही हूँ परफॉर्म करने के लिए और भी बहुत सारे आर्टिस्ट हैं। फोक म्यूजिक को भी प्रमोट किया जाएगा और डिफरेंट बहुत सारा अपना सिंध का जो रिच कल्चर है उसको इस इवेंट का हिस्सा बनाया जा रहा है सिर्फ आप लोगों के लिए। तो अपनी फैमिलीज के साथ जरूर आइएगा। मुझे और मेरी पूरी टीम को खास दुआओं में याद रखिएगा। जिंदगी रही तो इंशाल्लाह कल आपसे होगी फिर मेरी मुलाकात सुबह। अब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।